अध्याय 670 उत्परिवर्ती कीट राजा के विरुद्ध भयंकर युद्ध। 5वां अपडेट। भूमिगत दरार में लगभग 1 किलोमीटर तक प्रवेश करने के बाद हवा में एक तीखी गंधकदार गंध फैल गई। ये गंध आमतौर पर केवल मैग्मा के कुंडों और ज्वालामुखियों के तल के पास ही दिखाई देती है। वांग हाओ को पता था कि इस दरार के नीचे ग्रह के केंद्र से पिघला हुआ लावा अवश्य मौजूद होगा। हालांकि वांग हाओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जर्ग का ये छत्ता इतने कठोर वातावरण में बनाया जाएगा। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया देखें साहित्य भवन। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यास पढ़ने के लिए कृपया पिन %शू नेट खोजें। ये बात वांग हाओ को बिल्कुल समझ से परे लगी। ली, क्या तुम्हारे जर्ग में ऐसी कोई नस्ल है जो लावा के कुंडों के ऊपर अपने छत्ते बनाती है? वांग हाओ ने अपनी आवाज सोल स्टार के भीतर स्थित कीट रानी लिया को भेजी। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। आमतौर पर मात्र छत्ता खनिज शिरा के पास बनाया जाता है ताकि मात्र छत्ते के विकास और जर्ग योद्धाओं के प्रशिक्षण के दौरान वह शिरा से ऊर्जा और विभिन्न खनिज प्राप्त कर सके। लावा का कुंड बहुत गर्म है, निम्न स्तर के जर्ग सैनिक वहां जीवित नहीं रह सकते और यहाँ तक कि उच्च स्तर के जर्ग सेनापति भी शायद जिंदा ही भून जाएंगे। ऐसी जगह मदर नेस्ट बनाने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, जब तक कि इस मदर नेस्ट को बनाने वाले जर्ग राजा के कोई गुप्त इरादे न हो या वह बस पागल न हो। वांग हाओ को पक्का पता नहीं था कि वह पागल है या नहीं, लेकिन अगर उसके मन में कोई गुप्त इरादे थे तो इससे वांग हाओ की दिलचस्पी काफी बढ़ गई। जैसे जैसे वांग हाओ भूमिगत लावा कुंड में और गहराई तक उतरता गया, एक भयानक मानसिक तूफान ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। ये भयानक मानसिक तूफान बेहद डरावना है। अगर कोई साधारण 9वें स्तर का विशेषज्ञ भी इसकी चपेट में आ जाए तो या तो उसका दिमाग फट जाएगा या वो पूरी तरह से मूर्ख बन जाएगा। वांग हाओ की आत्मा पहले से ही शक्तिशाली थी और उसकी मानसिक सुरक्षा अभेद्य थी। स्वाभाविक रूप से थोड़ा सतर्क होने के बाद भी उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। इतनी मजबूत मानसिक रक्षा, मनुष्य, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ, तब शायद मैं तुम्हें बख्श दूं, वरना तुम्हारी भयानक मौत होगी। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा दूसरे पक्ष के अजीब लहजे ने वांग हाओ के संदेह को और भी बढ़ा दिया। वांग हाओ को अविचलित देखकर उत्परिवर्तित कीट राजा क्रोधित प्रतीत हुआ। मनुष्य, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। भूमिगत स्थान में गुस्से भरी आवाजें गूंज उठीं। तो क्या हुआ अगर मैं 3 कदम आगे बढ़ूं? वांग हाओ ने 3 कदम आगे बढ़ाए। गह गह गह, इंसान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उत्परिवर्तित कीट राजा, जो पृथ्वी के केंद्र से लावा को निगलने के लिए अपना घोंसला बना रहा था, अचानक क्रोध से दहाड़ा और पृथ्वी के केंद्र से बाहर निकलकर वांग हाओ के सामने आ पहुंचा। यह उत्परिवर्तित कीट राजा 10,000 मीटर से अधिक लंबा था, दिखने में कनखजूरे जैसा था। इसके पूरे शरीर पर धधकते लाल रंग का कवच था और इसका विशाल सिर एक मैमथ से भी बड़ा था। यह एक उत्परिवर्तित वंश का कनखजूरा राजा है, जिसकी शक्ति एक तारकीय स्तर के कीट सम्राट के बराबर है। मनुष्य, तुम मेरे कीट राजा की आत्मा की आभा क्यों धारण करते हो? तुम वास्तव में कौन हो? यह उत्परिवर्तित कीट राजा मानवीय भाषा में बोलता था और ऐसा प्रतीत होता था कि वो अल्फा ब्रह्मांड की भाषा में बहुत निपुण था। लेकिन वांग हाओ आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम पूछने पर अड़े हो तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारी जान लेगा। कितना घमंडी है। तुम्हारे अल्फा ब्रह्मांड में मुझे सिर्फ उन सर्वोच्च शक्तिशाली जातियों के कुलीन योद्धाओं से ही डर लगता है। तुम्हारी मानव जाति की निम्न नस्ल कचरा है। मैं एक ही सांस में उनमें से कई को नष्ट कर सकता हूँ। क्योंकि तुम अपनी औकात नहीं जानते और मुझे अपने रहस्य बताने से इनकार करते हो, तो मेरे पास तुम्हें पकड़ने और तुम्हारी आत्मा की यादें निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ही। यह विकृत कीट राजा बेहद अहंकारी था और वांग हाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था।
हमने पहले कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि वांग हाओ के पास हमारे कबीले के कीट राजा की आत्मा की आभा क्यों थी। वांग हाओ भी अधिक सतर्क हो गया। कुछ समय तक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के बाद दोनों पक्षों ने अचानक और पूर्ण सामंजस्य के साथ एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस विकृत कीट राजा को अपनी वंश परंपरा में परिवर्तन के बाद मानसिक तूफान की विशेष प्रतिभा प्राप्त हुई। इसकी मानसिक शक्ति असाधारण रूप से प्रबल है और यहाँ तक कि सामान्य स्तर के शक्तिशाली प्राणी भी इससे बहुत सावधान रहते हैं। एक मानसिक ब्लैक होल। अचानक बाल्टी जितनी मोटी काली रोशनी की एक किरण प्रकाश की एक धारा में बदल गई और वांग हाओ के दिमाग की ओर तेजी से बढ़ी। कुछ ही क्षणों बाद वांग हाओ को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी चेतना अचानक अस्त व्यस्त हो गई और उसकी सभी पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर दीं। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी ब्रह्मांडीय ब्लैक होल में आ गया हो। तारों से भरे आकाश की पृष्ठभूमि में आकाशगंगा से भी बड़ा एक प्राचीन कीड़ा ऊपर चढ़ गया और अपने भयानक मुंह को खोलकर आसपास के ब्रह्मांड को निगलने के लिए तैयार हो गया। वांग हाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह विशालकाय मुख की ओर खींचा चला जा रहा हो। उसका शरीर अनायास ही उस कृमि के मुख की ओर उड़ गया। आसपास के तारे और उल्कापिंड टूटते तारों में बदल गए और उसकी आंखों के सामने से तेजी से गुजर गए। धीरे धीरे वह विशालकाय मुंह गायब हो गया, एक विशाल ब्रह्मांडीय ब्लैक होल की तरह बन गया जिसने आसपास के अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थों को पूरी तरह से निगल लिया। प्रकाश भी अंत में समा जाने से नहीं बच सकता। क्या हो रहा है? क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? क्या मैं भूमिगत स्थान में नहीं हूँ? लावा का कुंड कहाँ है? वो विकृत कनखजूरा राजा कहाँ है? अरे नहीं, मुझ पर एक मानसिक भ्रम का हमला हो गया है। वांग हाओ को अचानक कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह भयभीत हो गया। अचानक नींद से जागते हुए वांग हाओ ने अपनी जीभ को जोर से काट लिया और उस तीव्र दर्द का इस्तेमाल करते हुए खुद को इस मानसिक कल्पना से वास्तविकता में वापस लाने की कोशिश की। जब वांग हाओ ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि रूपांतरित कीट राजा ने अपना विशाल मुंह खोल दिया था और उसके नुकीले दांत उसके शरीर से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे। ठीक उसी क्षण जब वांग हाओ को उत्परिवर्तित कीट राजा द्वारा निगल लिया जाने वाला था, तभी वह सतर्क हो गया। जैसे ही वांग हाओ को सतर्क किया गया, उसकी आभा अचानक विस्फोटित हो गई और उसने एक साथ 3 क्लोन बुला लिए। क्रोधित होकर वांग हाओ पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और उन्मादपूर्वक उत्परिवर्तित कीट राजा की ओर चल पड़ा। क्या ये सचमुच मेरे मानसिक अंधकार को भेद सकता है? हाँ, ये तो दिलचस्प है। इसलिए तो इसमें मेरे कीट राजा का आत्मा का रहस्य छिपा है। लगता है मुझे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा। वांग हाओ तेजी से आगे बढ़ा। उसकी लोहे की मुट्ठियां सीधे उत्परिवर्तित कीट सम्राट के ऊपरी तालू पर निशाना साध रही थीं। अचानक उसकी गति बढ़कर ध्वनि की गति से 100 गुना अधिक हो गई, जो बेहद भयावह थी। पल भर में धीमे से तेज होने के इस अभूतपूर्व परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तित कीट राजा का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। ध्यान भटकने के उसी क्षण में वांग हाओ की लोहे की मुट्ठी उसके सिर पर जोरदार प्रहार कर गई। टकराना। वांग हाओ का यह मुक्का उसके क्रोध की पराकाष्ठा थी और इसकी शक्ति 1000 ड्रैगनों से कम नहीं थी। इसने सीधे 10,000 मीटर से अधिक आकार के उत्परिवर्तित कीट राजा को जमीन पर पटक दिया, जिससे हजारों मीटर चट्टान की परतें ढह गईं। उस कीड़े का शरीर, जो हजारों मीटर लंबा था, सीधे 1000 मीटर नीचे गिरा और अंततः पृथ्वी के केंद्र में स्थित मैग्मा के कुंड में जा गिरा। पहले से ही ढह रही भूपरपटी की चट्टानें वांग हाओ के भीषण प्रहार से पूरी तरह नष्ट हो गईं, जिसके परिणामस्वरूप 100,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाला एक विशाल गड्ढा बन गया। गड्ढे के 3000 मीटर से भी अधिक नीचे लावा का एक उबलता हुआ कुंड है, जो लगातार बुलबुले छोड़ता और भाप उगलता रहता है। पृथ्वी की पपड़ी के ढहने से प्रभावित होकर हजारों ज़र्ग योद्धा ढही हुई चट्टानों के साथ लावा के कुंड में गिर गए और तुरंत ही धधकते लावा में समा गए, जैसे पकौड़े किसी बर्तन में गिरा दिए जाते हैं। जब भारी मात्रा में चट्टानें और ज़र्ग योद्धा लावा के कुंड में गिरे, तो गड्ढे के अंदर लावा का स्तर 1000 मीटर तक बढ़ गया। वैक्स 6
स्टॉप्ड अध्याय 671 दुष्ट तारे की आत्मा। इसी क्षण मैग्मा पूल की सतह के ऊपर तैरते हुए एक विशाल घोंसले ने वांग हाओ का ध्यान आकर्षित किया। यह मात्र छत्ता एक सामान्य जर्ग मात्र छत्ते से कहीं अधिक विशाल था। इसका आकार उल्टे ज्वालामुखी जैसा था, जो 5000 मीटर ऊंचा और 1200 किलोमीटर के विशाल व्यास वाला था। इसने इस परित्यक्त ग्रह के लगभग 92% क्षेत्र को कवर किया था, जो संपूर्ण तारा भक्षण सरणी को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस पर अप्रत्याशित रूप से वांग हाओ ने आक्रमण कर दिया। व्यवधान उत्पन्न होने के कारण गठन को रोकना पड़ा। नवीनतम अध्याय पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। हालांकि वांग हाओ अनजाने में संरचना के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया, उत्परिवर्तित कीट राजा को लावा पूल में गिरा दिया और यहाँ तक कि पूरी स्टार डेवोरिंग फॉर्मेशन में एक दरार भी पैदा कर दी। यह अंतर संपूर्ण स्टार डेवोरिंग एरे में बस एक बहुत छोटा सा अंतर है। हमारी वेबसाइट का डोमेन याद रखें। ताइवान नॉवल नेटवर्क बेहद उपयोगकर्ता अनुकूल है। .com ये बेहद सुविधाजनक है। हालांकि लावा के कुंड की तलहटी में फंसी स्टार सोल के लिए यही एकमात्र बचने का रास्ता था। अचानक गहरे नीले रंग की ऊर्जा का एक गोला लावा के कुंड से ऊपर उठा, फिर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा और मात्र घोंसले में अभी हुए छेद से बाहर निकल गया। एक बार जब ये तारकीय आत्मा तारा भक्षण सरणी से बच निकली, तो इसने वांग हाओ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वांग हाओ इस विचित्र ऊर्जामय जीव की ओर आकर्षित हो गया और अपने सामने तैर रहे गहरे नीले ऊर्जा समूह को छूने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि लेकिन तभी अचानक गहरे नीले रंग के प्रकाश के गोले ने अपना आभामंडल बदल दिया और मूल रूप से शांत तारा आत्मा अचानक उग्र और क्रूर हो गई। अचानक बास्केटबॉल के आकार के स्टार सोल का आयतन बढ़कर 100 मीटर से भी अधिक व्यास का हो गया और उसकी नीली आभा काली हो गई। इस ऊर्जा शरीर पर एक धुंधला भयंकर चेहरा भी प्रकट हुआ। शक्ति में अचानक हुई वृद्धि के कारण इस तारा आत्मा की आभा लगातार बढ़ती गई। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, 7वां स्तर, 8वां स्तर और यह सिलसिला चलता ही रहता है। ग्रहीय स्तर, तारकीय स्तर। अंततः जब काले तारे की आत्मा की आभा तारकीय स्तर के शिखर पर पहुंच गई, तो वह अंततः रुक गई। अचानक आसपास के अंतरिक्ष में एक भयंकर हवा चली, भयानक ऊर्जा की लहरें बेकाबू होकर उठी, चट्टानें हर जगह उड़ने लगी, मैग्मा पूल में मौजूद झुलसा देने वाला मैग्मा उबलने लगा और पृथ्वी के कोर में चुंबकीय क्षेत्र भी बेकाबू और अव्यवस्थित हो गया। पल भर में गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण में अचानक बदलाव के कारण ऊपर की चट्टानें चटक गईं और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। हवा में सल्फर की तीखी गंध बढ़ती ही गई, मानो कोई ज्वालामुखी विस्फोट होने ही वाला हो। 9वें स्तर के योद्धा भी अमर नहीं होते। अगर वे लंबे समय तक लावा में भीगे रहें, तो वे पूरी तरह पिघलकर मर जाएंगे। जिस क्षण उत्परिवर्तित कीट राजा को लावा के कुंड में गिराया गया, उस क्षण से लेकर जिस क्षण तारा आत्मा अचानक बेकाबू हो गई, पूरी प्रक्रिया में 20 सांसों से अधिक समय नहीं लगा। तभी अचानक मैग्मा के कुंड की सतह से 10,000 मीटर ऊंचा आग का एक स्तंभ फूट पड़ा और उत्परिवर्तित कीट राजा अंततः झुलसा देने वाले मैग्मा कुंड से मुक्त हो उठा। हालांकि लावा के अत्यधिक तापमान से गर्म होने के कारण इसका कवच भी लावा के उच्च तापमान से प्रज्वलित हो गया और भयंकर रूप से जलने लगा। इसके शरीर पर झुलसा देने वाला गर्म लावा भयंकर ज्वालाओं के साथ मिलकर इस 10,000 मीटर से अधिक लंबे विकृत कीट राजा को आकाश को थामे हुए अग्नि स्तंभ जैसा बना दिया। इसकी गति प्रचंड और अत्यंत भयावह थी। धिक्कार है तुम इंसानों पर। मैं इस धूर्त तारा आत्मा को निगलने और अपनी वंश परंपरा में दूसरा परिवर्तन लाने से बाल बाल बच गया। धिक्कार है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इंसानों पर, जिन्होंने मेरी महान योजना को बर्बाद कर दिया। तारा आत्मा धूर्त है। एक बार जब ये बच निकला, तो इसका स्वभाव निश्चित रूप से बुरी तरह बदल जाएगा। क्या ये आभा धिक्कार है? ये स्टार सोल एक फिएंट स्टार सोल में कैसे बदल गया? धिक्कार है, हम सब खत्म हो गए। हम सब इस फिएंट स्टार सोल के हमले का शिकार होंगे। धिक्कार है इंसानों पर।
इससे पहले कि ये फिएंड स्टार सोल मुझे मार डाले और अपना बदला ले, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। आह! रूपांतरित कीट राजा ने अचानक वांग हाओ पर उन्मादपूर्वक हमला कर दिया, अपना विशाल मुंह खोलकर उसमें से बड़ी मात्रा में जलता हुआ लावा उगल दिया। मूसलाधार बारिश की तरह उमड़ते हुए लावा ने वांग हाओ के सामने के पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया, जिससे उसके पास भागने या बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे लिए उन्हें ब्लॉक कर दो। वांग हाओ दहाड़ा और तुरंत ही 3000 उड़ते हुए चाकू उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर घूमने लगे। उसी समय फोर्स शील्ड और कवच की सुरक्षात्मक ढाल सक्रिय हो गई। उड़ने वाले चाकू से बचाव की सबसे बाहरी परत जलरोधी थी, फिर भी थोड़ी मात्रा में लावा टपक रहा था। हालांकि कवच की सुरक्षात्मक ढाल के कारण ये सारा लावा परिधि पर ही रुक गया, जिससे वांग हाओ को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। लगभग उसी समय दुष्ट तारा आत्मा, जो एक दुष्ट तारा आत्मा में परिवर्तित हो गई थी, बेकाबू होने लगी। जो भी जीव आपके करीब आए उसे मार डालो। जो भी ज़र्ग योद्धा अनजाने में पास आ जाते थे, वे भयंकर गुरुत्वाकर्षण के कारण तुरंत टुकड़ों में बिखर जाते थे, उनके अंग उड़ जाते थे और हरा खून हर जगह फैल जाता था। उसी समय वांग हाओ भी इस अराजक गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। तीनों क्लोन भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके भौतिक क्लोन वांग हाओ के अलावा, जो गुरुत्वाकर्षण में अचानक हुई वृद्धि को सहन करने में सक्षम था, वांग हाओ को भी बेहद असहज महसूस हुआ। उस क्षण पूरे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण सामान्य गुरुत्वाकर्षण से 100 गुना बढ़ गया था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुत्वाकर्षण खतरनाक दर से बढ़ता रहा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ऊपर एक विशाल दरार दिखाई दी और बड़ी संख्या में चट्टानें नीचे लुढ़क गईं, जिससे भूमिगत गड्ढे से हजारों मीटर ऊपर तक गर्म लावा उछल गया। पृथ्वी के केंद्र में मौजूद लावा फटने की कगार पर था। उबलते हुए बुलबुले बड़े और घने होते जा रहे थे, और अविश्वसनीय गर्मी के कारण उनके पैरों के नीचे की चट्टानें भी लाल गर्म हो गई थीं। इसी क्षण वांग हाओ ने गैलेक्सी टीम को अपना अंतिम आदेश दिया। गैलेक्टिक टीम के सभी सदस्य अंतरिक्ष यान में वापस चले जाएं और तैयार रहें। ये ग्रह फटने वाला है। मैं दोहराता हूँ, सभी लोग अंतरिक्ष यान में वापस चले जाएं और तैयार रहें। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के आदेश जारी करने के बाद पृथ्वी के केंद्र में उत्पन्न अराजक गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय तूफान ने विद्युत चुंबकीय संकेतों में गंभीर बाधा उत्पन्न कर दी। वांग हाओ को यकीन नहीं था कि बाकी लोगों ने उसका आदेश सुना है या नहीं, और वो केवल यही आशा कर सकता था कि सभी का समय अच्छा बीते। गुरुत्वाकर्षण तेजी से बढ़ता जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण में अचानक वृद्धि के अलावा अराजक स्थानिक अशांति और ऊर्जा ज्वार किसी बुरे सपने की तरह हैं। मरना। वह दुष्ट तारा आत्मा, जिसकी गति चरम पर पहुंच चुकी थी, उन्माद में डूबने के लिए दूसरों के साथ मिलकर नष्ट होने को तैयार थी। भाड़ में जाओ। स्टार सोल्स आमतौर पर बहुत दयालु जाती हैं, लेकिन जब उनके जीवन को खतरा होता है तो वे बिना किसी झिझक के राक्षसों की शरण में चले जाते हैं। एक ऐसी दुष्ट आत्मा बनना जिससे पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो जाए। ये दुष्ट आत्मा मांस और रक्त के सभी जीवित प्राणियों को खा जाती है, और यहाँ तक कि अपनी ही प्रजाति की तारा आत्माओं को भी निगल जाती है, जिससे ये अविश्वसनीय रूप से भयानक दर से बढ़ती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में ड्रैगन जाति भी स्टार सोल जाति को आसानी से उकसाने का साहस नहीं करती थी। वैक्स 6 स्टॉप्ड अध्याय 672 उत्परिवर्ती कीट राजा का वध। इस समय यह उग्र दुष्ट तारा आत्मा अच्छे और बुरे के बीच भेद नहीं कर पाती। वो एक पुनर्तः दुष्ट आत्मा बन जाएगा, जो बिना दया के किसी भी ग्रह पर किसी भी मांस और आत्मा को खा जाएगा। सबसे नजदीकी ज़र्ग योद्धा ही पहले शिकार बने। कुछ ही दूरी पर वांग हाओ ने भी एक जबरदस्त हत्या की भावना को फैलते हुए महसूस किया, और एक पल के लिए, यहाँ तक कि उसका अपना दिमाग भी इस बुरी आभा से लगभग भ्रष्ट हो गया, जिससे वह अपने असली स्वरूप को खो बैठा। इसके अलावा उत्परिवर्तित कीट राजा ने हर चीज की जड़ वांग हाओ को बताई। नफरत से अंधा होकर इस विकृत कीट राजा को अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत का कोई वास्तविक अंदाजा नहीं था।
ऐसी खतरनाक स्थिति में वांग हाओ पर दोनों तरफ से हमला हुआ। ये पुस्तक सर्वप्रथम रेटिवनीज नॉवेल्स पर प्रकाशित हुई है, जो आपको त्रुटिरहित और व्यवस्थित अध्यायों के साथ पढ़ने का एक सुगम अनुभव प्रदान करती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हमें पहले इस विकृत कीट राजा से निपटना होगा और फिर इस दुष्ट तारा आत्मा को मारने का रास्ता खोजना होगा। अन्यथा हमारे पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अपनी रणनीति तय करने के बाद वांग हाओ और उसके 3 क्लोनों ने एक ही समय में उत्परिवर्तित कीट राजा पर हमला कर दिया। सबसे नज़दीकी शारीरिक साधना करने वाला क्लोन सबसे पहले उत्परिवर्तित कीट राजा के पास पहुंचा। जैसे ही उसका शरीर 100 मीटर तक फूल गया, उसकी एक मोटी भुजा तुरंत सच्चे ड्रैगन रूपांतरित होकर एक मोटे ड्रैगन पंजे में बदल गई। ये ड्रैगन पंजा सुनहरे रंग के महीन ड्रैगन शल्कों से ढका हुआ था और इसके लंबे नाखून दिव्य हथियारों के समान थे। क्लिक करें टिल्ड। शरीर संवर्धनकर्ता के क्लोन ने अपने 2 मोटे ड्रैगन पंजों का इस्तेमाल करके उत्परिवर्तित कीट राजा की पूंछ को पकड़ लिया और 10,000 मीटर से अधिक लंबे उत्परिवर्तित कनखजूरा राजा को कसकर जकड़ लिया। उसी समय दिव्य साधक के क्लोन ने उत्परिवर्तित कीट राजा के मध्य भाग को पकड़ लिया, जबकि आत्मा साधक का क्लोन एक विशाल काले ज्वाला सर्प में परिवर्तित हो गया, जो उत्परिवर्तित कीट राजा के चारों ओर कसकर लिपट गया। विनाश की भयानक ज्वालाएं पल भर में भड़क उठीं, जिससे उत्परिवर्तित कीट राजा के पूरे लाल कवच की प्लेटें झुलसकर गहरे लाल रंग की हो गईं। पृथ्वी के केंद्र में मौजूद लावा से भी अप्रभावित लाल कवच की पट्टियां भी विनाशकारी ज्वालाओं की भीषण गर्मी से पिघलने लगीं। पिघली हुई कवच की पट्टियों के बीच से विनाशकारी ज्वालाओं का एक बड़ा हिस्सा उत्परिवर्तित कीट राजा के शरीर में समा गया। आह, धिक्कार है, ये किस तरह की आग है। विनाश की ज्वालाओं से झुलसने के असहनीय दर्द ने उस विकृत कीट राजा को और भी उग्र बना दिया। वह लगातार अपने शरीर को मरोड़ता रहा, आसपास की चट्टानी दीवारों से टकराता रहा और अपने शरीर से लिपटे 3 सरीसृपों से मुक्त होने की कोशिश करता रहा। कुछ देर संघर्ष करने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि वह अपने से चिपके सरीसृपों से मुक्त नहीं हो सकता, उत्परिवर्तित कीट राजा और भी अधिक क्रूर हो गया और पृथ्वी के केंद्र में स्थित लावा में घुस गया। उसने पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाले भयानक लावा की गर्मी का उपयोग करके अपने शरीर से लिपटे हुए 3 वांग हाओ क्लोनों को पीछे धकेलने का प्रयास किया। 4 पागल युवा स्वामी। वांग हाओ स्वाभाविक रूप से इसे सफल नहीं होने देगा। उसके तीनों क्लोनों ने अचानक अपनी शक्ति का एक साथ प्रयोग किया और 10,000 मीटर लंबे उत्परिवर्तित कीट राजा को हवा में ही जमा दिया। उसी समय वांग हाओ के विचार बदल गए और 3,000 उड़ने वाले चाकू बिजली की ड्रिल में बदल गए और उन्होंने उत्परिवर्तित कीट राजा के मुंह में छेद कर दिया। धिक्कार है तुम पर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने मुझ पर इतनी गंभीर चोटें पहुंचाने की हिम्मत की और फिर मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। तुमने मुझे पूरी तरह क्रोधित कर दिया है। चाहे इसके लिए मुझे अपनी वंशानुगत शक्ति ही क्यों न गंवानी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं शुरू में अपनी विकृत रक्तरेखा का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन आज तुम्हें मारने के लिए मेरे पास अपवाद बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अपनी 90% वंशानुगत शक्ति का उपयोग करते हुए मेरी युद्ध क्षमता तार्किक स्तर के प्राणी के शिखर के बराबर है। मर जाओ। अचानक रूपांतरित कीट राजा तेजी से सिकुड़ गया और अंततः 2 जोड़ी खून जैसे लाल शल्कों और पंखों वाले 100 मीटर लंबे जीव में बदल गया। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उसके हजारों पैर गायब हो गए और उनकी जगह 4 नुकीले पंजे आ गए। ये छवि प्राचीन काल में ड्रैगन जाति की एक शाखा यंगलोंग से काफी मिलती जुलती है। हालांकि वास्तविक यंगलोंग से तुलना करने पर 2 शल्कों और 4 नुकीले पंजों की समानता के अलावा शरीर में कोई अन्य समानता नहीं है। रूपांतरित होने के बाद यह उत्परिवर्तित कीट राजा एक घने रक्तमय कोहरे में लिपट गया और अपने शल्कों को फड़फड़ाते हुए इसने एक छोटा सा स्थानिक तूफान खड़ा कर दिया। इस उत्परिवर्तित वंश में वास्तव में एक बहुत ही दुर्लभ स्थानिक विशेषता मौजूद है। हे तुम मानव सरीसृप, तुम्हें मेरे प्राचीन ड्रैगन वंश के रूपांतरण के तहत मरने पर गर्व होना चाहिए।
अशुद्ध रक्त और विचित्र आकृति वाले इस तथाकथित अजगर को देखकर वांग हाओ ने उपहास किया। दुर्भाग्यवश मैं ही असली ड्रैगन वंश का हूँ। माफ कीजिए, आप सीधे खतरे में आ गए हैं। बोलते ही वांग हाओ के शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ गया और उसकी कोशिकाएं बेतहाशा कांपने लगीं। उसका शरीर तेजी से लंबा होता चला गया और जल्द ही वह 100 मीटर ऊंचे अजगर में बदल गया। गरज, एक विकृत कीट राजा खुद को अजगर कहने की हिम्मत करता है। ये तो हास्यास्पद है। नहीं, असंभव। तुम्हारे अंदर असली ड्रैगन का खून कैसे हो सकता है? ड्रैगन की वे प्राचीन नस्लें तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। उद्धरण चिन्ह। विकृत कीट राजा भयभीत था, लेकिन घबराहट के एक क्षण के बाद उसने अचानक वांग हाओ पर हमला कर दिया। मर जा, हा, जब तक मैं तुझे मार डालूं और तेरे भीतर मौजूद असली ड्रैगन के रक्त को लूट न लूं, तब तक मैं एक महान असली ड्रैगन में परिवर्तित हो सकता हूँ। हा, मर जा। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स टूर। अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए उत्परिवर्तित कीट राजा 2 स्थानिक भेदन शक्तियों में परिवर्तित हो गया, जिन्होंने वांग हाओ के शरीर पर हमला किया। उसी समय इन 2 भेदन शक्तियों के पीछे उत्परिवर्तित कीट राजा बेकाबू हो गया और उसने अकल्पनीय ऊर्जा के साथ हमला करने की तैयारी कर ली, जो वांग हाओ को घातक प्रहार करने के लिए तैयार थी। इस नाजुक क्षण में वांग हाओ की ड्रैगन युआन शक्ति उसके शरीर के भीतर बेतहाशा बढ़ गई। ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन तुरंत सक्रिय हो गए। पलक झपकते ही वांग हाओ हवा में गायब हो गया और उत्परिवर्तित कीट राजा के पीछे फिर से प्रकट हो गया। फिर वांग हाओ ने अपने 2 मजबूत अजगर जैसे पंजे फैलाए, उत्परिवर्तित कीट राजा के 2 शल्कों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा, जिससे शल्क फटकर अलग हो गए। सिजर टिल्ड। उसके शल्क और पंख जबरदस्ती फाड़ दिए गए और मांसपेशियां और हड्डियां चीरकर खोल दी गईं, जिससे 2 बड़े घाव हो गए। आंतरिक कंकाल और अंग सीधे हवा के संपर्क में आ गए थे। गर्जना टिल्ड। इसके तुरंत बाद वांग हाओ ने अजगर के पंजे को घाव में डाला और आंतरिक अंगों को बाहर खींच लिया। हरा खून तुरंत वांग हाओ के पूरे शरीर पर फैल गया। अजगर का पंजा अचानक जोर से बाहर की ओर खींचा और खून की 2 हरी धारें फूट पड़ीं। वांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसके नुकीले अजगर जैसे पंजों ने उत्परिवर्तित कीट राजा को नीचे से ऊपर तक चीर दिया, उसे पूरी तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया और अंत में एक घातक पंजे से उसके दिमाग को तरबूज के आकार के टुकड़े में कुचल दिया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अत्यधिक आक्रोश के साथ विकृत रक्तवंश वाले इस कनखजूरे राजा का शव धीरे धीरे अकड़ने लगा। बिना रुके वांग हाओ ने कीट राजा के पूरे शव को उसके फटे हुए शल्कों और पंखों सहित नीले ड्रैगन स्पेस में रख दिया। यहाँ अब और रुकने की जगह नहीं है, चलो यहाँ से जल्दी निकलें। जैसे ही वांग हाओ के मन में भागने का विचार आया, इस परित्यक्त ग्रह का केंद्र अचानक बीच की ओर ढहने लगा और ग्रह का मूल आयतन पल भर में लगभग 10,000 गुना कम हो गया। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण पल भर में 1000 गुना बढ़ गया। वांग हाओ चौंक गया, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। यहाँ तक कि एक असली ड्रैगन को भी गुरुत्वाकर्षण बल के 1000 गुना बल के नीचे बेहद असहज महसूस होगा। धिक्कार है, गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि उड़ना भी शायद नामुमकिन है। इसके अलावा यहाँ की अंतरिक्षीय ऊर्जा लगातार असंतुलित होती जा रही है। अगर मैंने जल्दबाजी में टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की, तो शायद मैं अंतरिक्षीय अशांति में बह जाऊंगा। अगर बदकिस्मती से मैं खंडित अंतरिक्ष में फंस गया, तो एक अमर शक्तिशाली व्यक्ति भी नष्ट हो जाएगा। _7SH स्टॉप्ड अध्याय 673 9 मृत्यु और एक जीवन। 15 मिनट बाद वांग हाओ एक कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद पृथ्वी के केंद्र से बच निकला और सतह पर आ गया। इस दौरान पूरा ग्रह एक बार फिर ढह गया और गुरुत्वाकर्षण सामान्य बल से 1200 गुना अधिक हो गया। किताबों की कमी को दूर करने के लिए कृपया ताइवान नॉवेल नेटवर्क को याद रखें। TON.com सबसे तेज अध्याय अपडेट पढ़ने के लिए एक बेहद विश्वसनीय वेबसाइट। इतने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 100 पाउंड वजन वाले व्यक्ति का वजन 1200 गुना बढ़ जाएगा, जो कि एक भयानक संख्या है। 120,000 पाउंड।
ये लगभग 60 टन के बराबर है। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो इतने भयानक गुरुत्वाकर्षण के कारण वह मांस के टुकड़े में बदल जाता। यहाँ तक कि वांग हाओ, जिसके पास एक सच्चे ड्रैगन का शरीर है, उसे भी इतने भयानक गुरुत्वाकर्षण के नीचे बेहद असहज महसूस हुआ। इस नाजुक क्षण में, जब जीवन और मृत्यु का खतरा मंडरा रहा था, वांग हाओ को अचानक याद आया कि गोल्डन ड्रैगन अभी भी एजोर ड्रैगन स्पेस में मौजूद है। बिल्कुल सही, एजोर ड्रैगन स्पेस में गोल्डन ड्रैगन भी है। गोल्डन ड्रैगन के रून इंजन को सक्रिय करने से यहाँ के भयानक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार किया जा सकता है। वांग हाओ ने अपनी जान बचाने की इस आखिरी उम्मीद को थाम लिया। एक विचार के साथ वांग हाओ ने नीले ड्रैगन स्पेस से गोल्डन ड्रैगन को बुलाया। गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर चढ़ने के लिए संघर्ष करने के बाद उसने तुरंत लिटिल गोल्डन ड्रैगन को अंतरिक्ष यान शुरू करने का आदेश दिया। शाओ जिन, अंतरिक्ष यान को जल्दी चालू करो। हाँ मास्टर, एक हल्की सी गूंज के साथ गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान के इंजन रून सरणी सक्रिय हो गई। गुरुजी, इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है। अंतरिक्ष यान के इंजन इतने भयानक गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? वांग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया। गोल्डन ड्रैगन में सक्रिय गुरुत्वाकर्षण रोधी मंत्रों के बावजूद गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए उसके शरीर को आंतरिक चोटें आईं और उसके मुंह के कोने से चमकीले लाल खून की एक बूंद बहने लगी। गुरुजी, एकमात्र उपाय है ताना बाना मंत्र को जबरदस्ती सक्रिय करना। हालांकि यहाँ का अंतरिक्ष अस्थिर है। अगर हम जबरदस्ती ताना बाना करते हैं तो 30% संभावना है कि अंतरिक्ष यान ताना बाना के दौरान टूट जाएगा, 30% संभावना है कि हम खंडित अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे और 30% संभावना है कि हम सफलतापूर्वक ताना बाना नहीं कर पाएंगे। जीवित बचने की संभावना 10% से भी कम है। अहम टिल्डा वार्प ड्राइव चालू करो। भले ही यह जानलेवा अनुभव हो, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। जी हाँ महोदय, वार्प ड्राइव सक्रिय हो गया है। उल्टी गिनती 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सक्रिय करें। एक भीषण कंपन के साथ गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान की पूरी सतह पर एक सुनहरी सुरक्षात्मक ढाल उठ खड़ी हुई। हालांकि ये सुरक्षात्मक कवच भी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढहने के कगार पर था, मानो ये किसी भी क्षण टूट सकता था। अचानक पूरा अंतरिक्ष यान हवा में गायब हो गया और एक सुनहरी प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया जो ब्रह्मांड की ओर तेजी से बढ़ गई। 10 मिनट बाद जियाओ जिन ने अंतरिक्ष यान की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना शुरू किया। मास्टर, अंतरिक्ष यान की ऊर्जा 83% समाप्त हो चुकी है, ढाल के प्रतीक 94% नष्ट हो चुके हैं और ताना बाना चलाने वाला यंत्र बुरी तरह से अतिभारित है, जिससे प्रतीक चिन्हों की 1/3 श्रृंखला क्षतिग्रस्त हो गई है। ताना बाना प्रक्रिया 3 मिनट में जबरन बाधित हो जाएगी। सकारात्मक ब्रह्मांड में लौटने पर अंतरिक्ष यान की ढाल स्थानिक संपीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि ताना बाना रुकने के तुरंत बाद यह अंतरिक्ष यान विघटित हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या बात इतनी गंभीर हो गई है? वांग हाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष यान खोना बेहद खतरनाक है। 9वें स्तर के विशेषज्ञ के रूप में भी कोई अपने शरीर को ब्रह्मांड के निर्वात वातावरण में सीधे उजागर नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में निर्वात में जीवित रह सकने वाली कुछ प्रजातियों को छोड़कर अधिकांश सजीव प्राणी निर्वात ब्रह्मांडीय वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। उल्टी गिनती 2 मिनट और 30 सेकंड। छोटे जिन, जल्दी से मेरे नीले ड्रैगन रिंग के अंदर छिप जाओ। मैं अभी गोल्डन ड्रैगन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लूंगा। शियाओ जिन को स्थानिक शक्ति से कुचलकर मारे जाने से बचाने के लिए वांग हाओ ने शियाओ जिन को एजोर ड्रैगन स्पेस में छिपाने का फैसला किया। दूसरी ओर वह अंतरिक्ष यान को मैन्युअल रूप से संचालित करने के लिए तैयार था। नहीं स्वामी जी, मैं नहीं चाहता कि आपकी मृत्यु हो। आपको गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं और 1 महीने के अंत तक आप निश्चित रूप से अंतरिक्षीय शक्ति के दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे। मुझे अपना अंतिम मिशन पूरा करने दीजिए।
स्वामी जी, नीले ड्रैगन वलय में छुप जाइए। नीला ड्रैगन वलय ड्रैगन प्रतीकों द्वारा संरक्षित है और ब्रह्मांड के नियमों को नष्ट किए बिना इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मुझे इस स्वर्ण ड्रैगन पोत के साथ अंतिम बार आपकी सेवा करने दीजिए। वांग हाओ की आंखों में अनायास ही आंसू भर आए। वह शियाओ जिनके प्रति बहुत कृतज्ञ था, जो एक कर्तव्यनिष्ठ अंतरिक्षयान आत्मा था और अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने को तैयार था। वांग हाओ को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। शाओ जिन, मैं तुम्हें छोड़कर अकेला नहीं रहूंगा। तुम मेरे साथी हो, वांग हाओ, जो सुख दुख में मेरे साथ रहे हो, और मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। चूंकि तुम नीले ड्रैगन रिंग में छिपने को तैयार नहीं हो, तो मैं भी नहीं छिपूंगा। हम साथ ही मर जाएं तो बेहतर होगा। वांग हाओ ने दृढ़ निश्चय किया, छोटी सुनहरी केबल को अपनी बाहों में थामे हुए और अपना दूसरा हाथ गोल्डन ड्रैगन के कंट्रोल पैनल पर रखा। उसकी निगाहें अविचलित थीं। गुरुजी, आप नन्हे सुनहरे अजगर के प्रति इतने दयालु क्यों हैं? मैं तो बस एक बेकार अंतरिक्षयान की आत्मा हूँ। नन्हे सुनहरे अजगर की आंख के कोने में एक क्रिस्टल जैसा आंसू उमड़ आया। वांग हाओ के साथ बिताए गए लगभग 1 साल के छोटे से समय में शियाओ जिन को लगा कि वह आखिरकार इस अंतहीन अकेलेपन को खत्म कर सकती है, और उसे वांग हाओ से एक ऐसी अनुभूति भी हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। ऐसा लगा मानो मैं एक ठंडे, निर्जीव खोल से एक जीवित, सांस लेने वाले प्राणी में बदल गया हूँ। इस क्षण नन्हे सुनहरे ड्रैगन की आत्मा में अचानक एक कंपकंपी दौड़ गई। अपने लाखों वर्षों के जीवन में पहली बार उसने अपनी आत्मा की गहराई में भय का अनुभव किया। आप किस बात से भयभीत हैं? मरना। हाँ, यह मृत्यु का भय है। यदि यह महज एक ठंडा, भावनाहीन खोल है, तो आत्मा कभी भी मृत्यु के भय को महसूस नहीं कर पाएगी। इसका केवल एक ही परिणाम हो सकता है। इसका मतलब है कि उस छोटे सुनहरे ड्रैगन की आत्मा में बदलाव आ गया है। इसी परिवर्तन ने उस नन्हे सुनहरे ड्रैगन की आत्मा को कुछ ऐसा दे दिया जो किसी आत्मा के पास नहीं होना चाहिए। वांग हाओ को शियाओ जिनलोन के शब्दों में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, शायद इसलिए कि उस नाजुक क्षण में उसका सारा ध्यान उस खतरनाक स्थिति पर केंद्रित था जिसका उसे सामना करना था। उस छोटे सुनहरे ड्रैगन में हुए बदलाव ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। शाओ जिन, तुम मेरे लिए उल्टी गिनती शुरू करो, मैं अंतरिक्षयान का नियंत्रण संभाल लूंगा। जी, स्वामी। छोटा सुनहरा ड्रैगन अत्यंत भावुक हो गया। ऐसे दयालु और धर्मात्मा स्वामी से मिल पाने पर अंतरिक्षयान की आत्मा के रूप में उस छोटे सुनहरे ड्रैगन को लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया है। जंप खत्म होने में अब 1 मिनट और 21 सेकंड का समय बचा है। मास्टर, पावर रिएक्टर को तुरंत बंद कर दें। ग्रेविटी रून एरे को बंद कर दें। सारी ऊर्जा सुरक्षा कवच को भेज दें। इससे कवच की सुरक्षा 3% बढ़ जाएगी। समझ गया, वांग हाओ ने जवाब दिया और उसकी 10 उंगलियां तुरंत तेजी से चलने लगी और उसने मैनुअल नियंत्रण शुरू कर दिया। 0.01 सेकंड से भी कम समय में वांग हाओ ने अपनी 10 उंगलियों से ऑपरेशन निर्देशों के 2 सेट पूरे कर लिए, कुल मिलाकर 385 निर्देश। हाथों की यह गति वांग हाओ द्वारा शूटिंग स्टार स्लैश के अभ्यास की गति से कहीं अधिक थी। शायद जीवन और मृत्यु के बीच उत्पन्न हुई अपार शक्ति के कारण ही वांग हाओ की हाथों की गति इतनी बढ़ गई थी। हालांकि इस खतरनाक स्थिति के बावजूद वांग हाओ ने अपनी हाथ की गति में सुधार करने के बारे में जरा भी चिंता नहीं दिखाई। ये खुशखबरी सुनने के बाद भी मुझे खुशी नहीं हो रही। उल्टी गिनती 37 सेकंड। मास्टर वार्प ड्राइव कूलिंग सिस्टम को बंद कर सकता है। अतिरिक्त ऊर्जा सर्किट को रक्षात्मक ढाल में प्रवाहित करके सुरक्षा को 1.3% तक बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट 0xBQ। स्टॉप्ड अध्याय 674 विचित्र ऊर्जा भंवर। क्योंकि अंतरिक्षयान की तापमान नियंत्रण प्रणाली और गुरुत्वाकर्षण प्रणाली, साथ ही इसकी शीतलन प्रणाली भी बंद कर दी गई थी, इसलिए तापमान बहुत कम समय में तेजी से बढ़ गया। अपने कवच पहने होने के बावजूद वांग हाओ अचानक उत्पन्न हुई तीव्र गर्मी को तुरंत सहन नहीं कर सका। कुछ ही सेकंड में वांग हाओ को बहुत पसीना आने लगा।
पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जा रही थीं, लेकिन वांग हाओ ने उस असहनीय दर्द को सहन किया और आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। इस आखिरी आधे मिनट में पलक झपकने को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये पुस्तक इजी रीड पर ताइवानी उपन्यासों का एक विशाल संग्रह प्रस्तुत करने वाली पहली पुस्तक है, जो आपको त्रुटि रहित और व्यवस्थित पठन अनुभव प्रदान करती है। अन्यथा जहाज डूबने और लोगों की मौत की भयावह त्रासदी घटित हो जाएगी। उल्टी गिनती 10 सेकंड। अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष अवरोध को पार करना शुरू कर दिया है और अशांत अंतरिक्ष समय से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इसके चारों ओर तरह तरह के विचित्र और काल्पनिक दृश्य बना रही हैं। 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 छलांग पूरी हुई। पलक झपकते ही पूरा अंतरिक्ष यान तेजी से लंबा हो गया और जल्द ही वह पूरी तरह से ऊर्जा कणों में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। जब ये पुनः प्रकट हुआ, तब तक ये स्थानिक बाधा को पार कर चुका था और वास्तविक ब्रह्मांड में प्रकट हो चुका था। जैसे ही वे अंतरिक्ष अवरोध को पार कर रहे थे, अंतरिक्ष यान की सुरक्षात्मक ढाल अचानक टूट गई। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा अंतरिक्ष यान कागज का बना हुआ है और प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र शांत अंतरिक्षीय धाराओं के बीच तेजी से विघटित होने लगा, जो उमड़ती हुई डार्क एनर्जी और ब्रह्मांडीय कणों की बमबारी से प्रभावित था। महज 3 सेकंड में अंतरिक्ष यान का पूरा बाहरी आवरण पूरी तरह से हट गया और कॉकपिट सीधे ब्रह्मांडीय कणों की भीषण अशांति और डार्क एनर्जी के तूफान के संपर्क में आ गया। असंख्य सार्वभौमिक किरणें सीधे वांग हाओ के शरीर में प्रवेश कर गईं और उमड़ती हुई काली ऊर्जा ने उसके शरीर की सभी कोशिकाओं को हिंसक रूप से प्रभावित कर दिया। जैसे ही वांग हाओ के सिर से ढक्कन हटा, लगभग तुरंत ही वांग हाओ ने छोटे सुनहरे ड्रैगन को अपनी बाहों में उठाया और कॉकपिट सीट से गायब हो गया। अंत में केवल एक गहरा काला छल्ला ही बचा रहा, जो अंतरिक्ष यान के मलबे के साथ तेजी से अंतरिक्ष अवरोध को पार करते हुए अंततः यूनिवर्सो तक पहुंच गया। जब वे यूनिवर्सो पहुंचे, तो पूरा अंतरिक्ष यान टूटे फूटे मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं था और जेट ब्लैक रिंग भी मलबे में मिली हुई थी। अत्यधिक सार्वभौमिक विकिरण और अंधकार ऊर्जा के प्रभाव को झेलने के बाद वांग हाओ के शारीरिक कार्यों, विशेष रूप से मस्तिष्क की कोशिकाओं को गंभीर क्षति पहुंची, जो अत्यधिक सार्वभौमिक विकिरण से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। वो कुछ समय के लिए गहरी बेहोशी में चले गए। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जब वांग हाओ बेहोशी की हालत में जागा, तो उसने महसूस किया कि उसका सिर धड़क रहा है और उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द से तड़प रहा है, जैसे कि उसे फाड़ा जा रहा हो। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए वांग हाओ ने खुद को अस्थायी स्मृतिलोप की स्थिति में पाया। उसे पहले हुई घटनाओं के कई विवरण याद नहीं थे और उसे बस इतना धुंधला सा याद था कि गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान के विघटित होने से पहले उसने छोटे सुनहरे ड्रैगन को पकड़ा था और एजोर ड्रैगन रिंग में प्रवेश किया था। गुरुजी, आप आखिरकार जाग गए। छोटा सुनहरा ड्रैगन वांग हाओ के पास ही रुका हुआ था और उनकी अच्छी देखभाल कर रहा था। उफ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। शियाओ जिन, मैं कितनी देर तक बेहोश रही? वांग हाओ ने पाया कि उसकी यादें कुछ हद तक अव्यवस्थित थीं। गुरुजी, आप 5 दिनों से बेहोश हैं। इतने लंबे समय तक? वांग हाओ ने अपना माथा रगड़ा, चारों ओर देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि वह एजोर ड्रैगन स्पेस में स्थित एक छोटे से द्वीप पर लेटा हुआ है। अरे स्वामी, आप आखिरकार जाग गए। दानव आत्मा की परिचित आकृति को देखकर वांग हाओ को गर्माहट का अनुभव हुआ। मास्टर, जब आप बेहोश थे, तब सिस्टर डेमन स्पिरिट ने आपकी देखभाल की, नियमित रूप से आपके शरीर में तरल पदार्थ और पोषक तत्वों की पूर्ति की। लिटिल गोल्ड ने बीच में कहा। राक्षसी आत्मा ने अपना सिर झुकाया और वांग हाओ को स्नेहपूर्वक देखा। तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुमने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। अगली बार जब भी तुम्हें किसी खतरनाक चीज का सामना करना पड़े, तो मुझे जरूर फोन करना। अगर तुम मर गए, तो मेरे अकेले रहने का कोई मतलब नहीं। राक्षस ने निंदा भरे स्वर में बात की, फिर भी उसके धातु जैसे चेहरे पर क्रोध का कोई निशान नहीं था। उसकी काली आंखों में हल्की धुंध सी झलक रही थी, मानो कोई स्त्री अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। राक्षस के शब्द वांग हाओ के दिमाग में गूंज रहे थे,
जो उसकी नसों को गहराई से झकझोर रहे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? चिंता मत करो, मैं तिलचिट्टे जितना लचीला हूँ, ये छोटा सा खतरा मुझे मार नहीं डालेगा। वांग हाओ ने दर्द से कराहते अपने सिर को पकड़ लिया और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। होश में आने के बाद ही वांग हाओ को अपने सिर में असहनीय दर्द का एहसास होने लगा, एक ऐसा दर्द जो लगातार बना रहा। तार्किक रूप से देखा जाए तो वांग हाओ की खुद को ठीक करने की गति को देखते हुए उसे 5 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए, भले ही उसकी जान बाल बाल बची हो। लेकिन मेरे सिर का दर्द कभी दूर नहीं हुआ। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वांग हाओ ने अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग करके संवाद करने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही उसके विचार उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गए, वांग हाओ ने पाया कि उसकी चेतना और आत्मा का सागर अव्यवस्थित ऊर्जा के टुकड़ों से भरा हुआ था। भयानक अंधकार में ऊर्जा का ज्वार एक अनियंत्रित तूफान की तरह उसकी चेतना के सागर में उग्र रूप से उमड़ रहा था। हे भगवान, आखिर हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंतरिक्ष यान की छलांग समाप्त होने से पहले, जब वह अंतरिक्ष अवरोध से गुजरा, तो बड़ी मात्रा में डार्क एनर्जी और ऊर्जा तरंगों ने मेरे सिर में प्रवेश करने का अवसर ले लिया हो? जैसे ही वांग हाओ ने इसके बारे में सोचा, उसे पसीना आने लगा। हम इन ऊर्जा खंडों और काली ऊर्जा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वांग हाओ अवाक रह गया। 1 मिनट रुकिए, शरीर सिर से कहीं बड़ा है, तो ये ऊर्जा के टुकड़े केवल सिर में ही क्यों घुसे? शरीर का बाकी हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित है और दांतियान में भी ऊर्जा के टुकड़ों का कोई निशान नहीं है। गहन अवलोकन करने पर वांग हाओ ने पाया कि उसके शरीर में प्रवेश कर चुके विदेशी ऊर्जा के कण धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के 720 एक्यू पॉइंट्स में मौजूद ऊर्जा भंवरों द्वारा आकर्षित होकर समाहित हो रहे थे। गहन निरीक्षण करने पर पता चला कि शरीर के 720 एक्यू पॉइंट्स में मौजूद ऊर्जा भंवर व्यक्ति के बेहोश होने से पहले की तुलना में कम से कम दसियों हजार गुना बड़े थे। आरंभ में ऊर्जा के ये भंवर तिल के दानों के आकार के मात्र थे, लेकिन अब ये कम से कम तरबूज के आकार के हैं। एक्यू पॉइंट्स और डांटियन को उपस्थानों के रूप में समझा जा सकता है। इनका आयतन और स्थान किसी व्यक्ति के भौतिक आकार से सीधे संबंधित नहीं हो सकते। प्रत्येक एक्यू पॉइंट और डांटियन के भीतर का स्थान 1000 गुना से भी अधिक बढ़ गया है। इसका आकार लगभग 7वें स्तर के विशेषज्ञ के दांतियान के बराबर है और इसके भीतर समाहित ऊर्जा एक साधारण 8वें स्तर के विशेषज्ञ की ऊर्जा से भी कहीं अधिक भयावह है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन एक्यू पॉइंट्स और डांटियन में मौजूद ऊर्जा अकेले ही 720 8वें स्तर के विशेषज्ञों के डांटियन में संग्रहित कुल ऊर्जा से कहीं अधिक है। एक्यू पॉइंट्स और डांटियन के भीतर मौजूद ऊर्जा का भंवर हर तरह की ऊर्जा को सोखने में सक्षम प्रतीत होता है। ये बिना किसी झिझक के काली ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है। www.zosian.com ये वाकई अविश्वसनीय है। सकारात्मक ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक अत्यंत हिंसक रूप है। यदि सकारात्मक ब्रह्मांड में भटकती हुई डार्क एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा से टकराती है, तो ऊर्जा का विनाश होगा, जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक विस्फोट होगा। भौतिकविदों ने ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए हैं जिनमें ये सुझाव दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संभवतः अत्यंत सघन अंधकार में और धनात्मक ऊर्जा के एक बड़े द्रव्यमान के विनाश के परिणामस्वरूप हुए एक विशाल विस्फोट के कारण हुई थी। इसलिए सकारात्मक ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यह ऊर्जा का एक अत्यंत भयावह रूप है। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति काली ऊर्जा के संपर्क में आता है, तो एक विनाशकारी विस्फोट होता है, एक ऐसा भयानक विस्फोट जिससे तार्कीय स्तर के विशेषज्ञ भी बहुत भयभीत होते हैं। अमर प्राणियों के शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से अमर कणों में परिवर्तित हो चुकी हैं, जो उन्हें अंधकार ऊर्जा के प्रति एक निश्चित स्तर का प्रतिरोध प्रदान करता है। अमरता के स्तर से नीचे के लोग, विशेष वंश वाले या अंधकार ब्रह्मांड के प्राणी होने के अलावा, आमतौर पर अंधकार ऊर्जा के आक्रमण का सामना करने में असमर्थ होते हैं। 0xBQ स्टॉप्ड अध्याय 675 3 संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। वांग हाओ को इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि एक बार जब एक्यू पॉइंट्स और डेंटियन के भीतर ड्रैगन युआन पावर
डार्क एनर्जी और ओरिजिनल फोर्स की तीनों शक्तियां आपस में जुड़ जाती हैं तो उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों ऊर्जाओं के बीच एक रहस्यमय संतुलन स्थापित हो गया है। वांग हाओ ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, तीनों शक्तियां आपस में इस तरह जुड़ गईं कि उनके ऊर्जा गुण एक संपूर्ण इकाई बन गए जिसे अब अलग नहीं किया जा सकता था। क्या आखिर हो क्या रहा है? वांग हाओ गहरी सोच में डूब गया और उसके दिल में बेचैनी की भावना घर कर गई। हालांकि वांग हाओ द्वारा इस नई ऊर्जा का सावधानीपूर्वक सत्यापन और उपयोग करने का प्रयास करने के बाद उन्होंने पाया कि यह नई ऊर्जा वास्तव में ड्रैगन युआन शक्ति से भी उच्च स्तर की थी। हालांकि शरीर के भीतर उपयोग किए जाने पर यह पूरी तरह से अबाधित होता है, मानव शरीर द्वारा उत्पन्न बल से भी अधिक फुर्तीला होता है, हाथ या उंगली की तरह उपयोग करने में आसान होता है और बहुत ही विनम्र और आज्ञाकारी होता है। ऊर्जा का यह नया मिश्रण एक रहस्यमय चांदी धूसर रंग प्रस्तुत करता है। जैसे पारा बहता है वैसे ही यह शरीर की नसों में बिना किसी प्रतिरोध के सुचारू रूप से और बिना किसी रुकावट के बहता है। इसके अलावा महज एक विचार मात्र से ही यह चांदी धूसर ऊर्जा एक पारदर्शी रक्षात्मक कवच का निर्माण कर सकती है। वांग हाओ ने रक्षात्मक ढाल पर एक त्वरित परीक्षण किया और परिणाम देखकर वह चौंक गया। तीनों क्लोनों के संयुक्त हमले से भी उस पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा। इसमें कम से कम तारकीय स्तर के हमलों का सामना करने की रक्षात्मक क्षमता तो है ही। वांग हाओ इस ऊर्जा को हुन्युवान फोर्स कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह 3 प्रकार की ऊर्जाओं के मिश्रण से उत्पन्न होता है। वांग हाओ ने अपनी आदिम अराजकता शक्ति का उपयोग करके अपने चेतना सागर पर आक्रमण करने का प्रयास किया और पाया कि ऊर्जा के टुकड़े और अंधकार में ऊर्जा आदिम अराजकता शक्ति के संपर्क में आते ही समाहित हो गए। पलक झपकते ही आदिम शक्ति ने चेतना के सागर के भीतर मौजूद सभी अराजक ऊर्जा के टुकड़ों और अंधकार में ऊर्जा को निगल लिया। चेतना के सागर के भीतर मौजूद ऊर्जा के टुकड़ों और अंधकार में ऊर्जा को निगलने के बाद यह आदिम ऊर्जा 100 गुना से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। उसके बाद वांग हाओ को लगा कि उसके सिरदर्द के लक्षण काफी कम हो गए हैं। वास्तव में ये कारगर है। अपनी प्रारंभिक खुशी के बाद वांग हाओ ने इस आदिम ऊर्जा को नियंत्रित करना जारी रखा और आत्मा क्षेत्र में मौजूद सभी ऊर्जा खंडों और अंधकार में ऊर्जा को भस्म कर दिया। कुछ ही समय में सिरदर्द के लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए। वांग हाओ को ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ। उनके शरीर के सभी 720 एक्यूपॉइंट्स में व्याप्त आदिम ऊर्जा ने उन्हें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कराया। यह आदिम अराजकता बल अत्यंत शक्तिशाली है। इसका ऊर्जा स्तर ड्रैगन आदिम बल से भी कहीं अधिक है। यदि मैं आदिम अराजकता बल का उपयोग करके स्वर्णिम स्केल ड्रैगन रूपांतरण तकनीक का अभ्यास करूं तो क्या परिवर्तन होंगे? क्या मेरा शरीर और अधिक विकसित होगा? एक बार जब यह विचार वांग हाओ के मन में आया तो वह इसे दबा नहीं सका। इसे आजमा कर देखिए, इससे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वांग हाओ तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और जल्दी से निस्वार्थ भाव में डूबकर अपने मन को खाली कर लिया। उसके बाद उसने अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करके गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का अभ्यास करना शुरू किया। जैसे ही इसने काम करना शुरू किया, वांग हाओ अचंभित रह गया। यह आदिम ऊर्जा शरीर में बिना किसी प्रतिरोध के अविश्वसनीय रूप से तेज गति से प्रवाहित होती प्रतीत हुई। पलक झपकते ही एक पूरा चक्र पूरा हो गया। हालांकि 10 चक्रों तक ऊर्जा का संचार करने के बाद वांग हाओ ने पाया कि यह आदिम ऊर्जा, इसकी तीव्र संचार गति और उसकी नसों के माध्यम से निर्बाध प्रवाह के अलावा गोल्डन स्केल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ असंगत प्रतीत होती है और उसके शरीर में कोई विकास नहीं हुआ। संतुष्ट न होकर वांग हाओ ने अपनी हुन्युवान शक्ति का उपयोग करके सच्चे ड्रैगन के नौ रूपांतरण करने का पुनः प्रयास किया। इस बार वांग हाओ ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो हुन्युवान शक्ति का उपयोग करके भी सच्चे ड्रैगन के नौ रूपांतरण पूरी तरह से कर सकता है। ड्रैगन युआन पावर की तुलना में वांग हाओ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हुन्युवान पावर का उपयोग करके ट्रू ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन को लगभग तुरंत ही अंजाम दे सकता है। ये तो सीधे सीधे आसमान के नियमों को चुनौती देना है।
पहले जब मैं टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता था तो भले ही इसे टेलीपोर्टेशन कहा जाता था, लेकिन असल में मुझे पहले से ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करना पड़ता था और स्थानिक निर्देशांकों का पता लगाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था। प्रारंभिक तैयारी में बहुत समय लगता था। एक बार जब इसे तुरंत सक्रिय किया जा सकता है, तो प्रारंभिक तैयारियों में लगने वाला समय लगभग 0 हो जाता है, जिसका अर्थ है कि यह वास्तव में तात्कालिक टेलीपोर्टेशन है। इसका इस्तेमाल तुरंत किया जा सकता है, जिससे आप पल भर में किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इसके अलावा वांग हाओ ने यह भी पता लगाया कि टेलीपोर्टेशन के लिए हुन युआन फोर्स की खपत ड्रैगन युआन फोर्स और युआन फोर्स की तुलना में बहुत कम है और त्रुटि भी बहुत कम है। इससे शरीर पर लगभग कोई दबाव नहीं पड़ता। चूंकि सच्चे ड्रैगन के 9 रूपांतरण आदिम अराजकता शक्ति का उपयोग करके किए जा सकते हैं, तो अन्य रूपांतरणों के बारे में क्या? वांग हाओ ने हुन्युवान पावर के अन्य उपयोगों की खोज जारी रखी। ये पता चला कि कोई भी मार्शल आर्ट जिसे फोर्स का उपयोग करके किया जा सकता है, उसे प्राइमल फोर्स का उपयोग करके भी किया जा सकता है। वांग हाओ ने गलती से यह खोज लिया कि जब फेंकने वाले चाकू की तकनीक में हुन्युवान शक्ति समाहित होती है, तो यह न केवल फेंकने वाले चाकू की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि दुश्मन के शरीर में प्रवेश करने के बाद दुश्मन के शरीर में मौजूद मूल शक्ति को भी अवशोषित कर लेती है, जिससे द्वितीयक क्षति होती है। फेंके गए चाकू से होने वाली शारीरिक क्षति की तुलना में मिश्रित ऊर्जा द्वारा आंतरिक ऊर्जा के अनियंत्रित और बेकाबू रूप से भस्म होने से होने वाली क्षति कहीं अधिक भयावह है और इससे बचाव करना असंभव है। वांग हाओ को केवल एक ही बात परेशान करती थी कि एक बार हुन्युवान शक्ति उसके शरीर से निकल जाए तो उसे अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसका कारण शायद ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक होना है, जबकि वांग हाओ की मानसिक शक्ति का स्तर अपर्याप्त है। एजोर ड्रैगन रिंग से बाहर निकलने के बाद वांग हाओ ने खुद को घोर अंधेरे, तारों भरे आकाश में भटकता हुआ पाया। उसका शरीर अनगिनत अंतरिक्ष यानों के मलबे और छोटे छोटे उल्कापिंडों से घिरा हुआ था। अपने चारों ओर बिखरे हुए गोल्डन ड्रैगन के मलबे को देखकर वांग हाओ को कुछ दुख हुआ। आखिरकार मुझे एक ड्रैगन प्रकार का अंतरिक्ष यान मिल ही गया और मैंने इसे इस तरह बर्बाद कर दिया। हालांकि इन्हें यूं ही तैरते रहने देना व्यर्थ है। इन अंतरिक्ष यान के मलबे को इकट्ठा करना बेहतर होगा, ये हथियार बनाने के लिए उत्कृष्ट सामग्री साबित होंगे। गोल्डन ड्रैगन अंतरिक्ष यान पूरी तरह से अज्ञात सामग्रियों से बना है, जो प्राचीन काल में दुर्लभ और कीमती धातुएं थीं। इन्हें ब्रह्मांडीय कबाड़ के ढेर के रूप में बर्बाद करने के बजाय इन्हें इकट्ठा करना बेहतर है। जब वांग हाओ गोल्डन ड्रैगन के मलबे को इकट्ठा करते हुए हवा में उड़ रहा था, तो उसने अचानक मलबे में एक मुट्ठी के आकार का खोखला कांस्य यांत्रिक गोला देखा जो उसे बहुत परिचित लग रहा था। वैसे मुझे पहले भी ऐसा ही एक यांत्रिक गोला मिल चुका है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल इसी जैसा है। उस बूढ़े अमर ने एक बार कहा था कि यह यांत्रिक गोला प्राचीन ड्रैगन जाति की पैतृक भूमि तक पहुंचने का एक मार्गदर्शक यंत्र है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गोल्डन ड्रैगन शिप में छिपा होगा। धातु के गोले पर एक नज़र डालने के बाद वांग हाओ ने लापरवाही से उसे एजोर ड्रैगन स्पेस में फेंक दिया। जैसे ही धातु की गेंद को एजोर ड्रैगन स्पेस में फेंका गया, जाशन सी स्वतः ही हवा में तैरने लगा, एक सुनहरी रून किरण उत्सर्जित करते हुए, और फिर स्वतः ही एजोर ड्रैगन पीक के शीर्ष की ओर उड़ गया। उसी समय एजोर ड्रैगन पैलेस में मौजूद एक और धातु के गोले से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली और फिर वो पलक झपकते ही ऊपर उड़ गया। धातु के दोनों गोले एक दूसरे को आकर्षित करने वाले दो चुंबकों की तरह व्यवहार कर रहे थे और एक दूसरे की ओर खींचे चले जाने के बाद वे एक साथ उड़ गए। दो धातु के गोलों के टकराने के बाद ऐसा लगा मानो कोई विस्फोट हुआ हो, जिससे वे अनगिनत कांसे के टुकड़ों में बदल गए। आश्चर्य की बात यह थी कि ये कांसे के टुकड़े हवा में लटके रहे और गिरे नहीं, बल्कि वे अंडे के आकार के प्रकाश के गोले के चारों ओर घूमते रहे। घूर्णन की गति तेजी से बढ़ती गई और अंत में यह एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा। हवा में लटके हुए सभी कांसे के टुकड़े बिल्डिंग ब्लॉक की तरह प्रकाश के गोले की ओर अभिसरित होने लगे,
घूमते हुए, एक दूसरे को पार करते हुए और तेजी से विलीन होते हुए, अंततः पलक झपकते ही मुट्ठी के आकार के कांसे के धातु के गोले में वापस आ गए। _QRG स्टॉप्ड अध्याय 676 आयोनिया लेस देन बी ग्रेटर दैन एज और ड्रैगन स्पेस के भीतर कांस्य गोले में हुए बदलावों ने वांग हाओ का ध्यान आकर्षित किया। वांग हाओ द्वारा कांस्य गोले में परिवर्तन को महसूस करने के बाद दोनों कांस्य गोले एक में विलीन हो गए थे और अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद वांग हाओ ने पाया कि कांस्य गोले की सतह पर अंकित प्रतीक अधिक स्पष्ट हो गए थे और 8 किनारों में से एक पर मौजूद 8 छेदों में से 2 विशेष प्रतीकों से भरे हुए थे। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। इन 8 छेदों की व्यवस्था कुछ हद तक बागुआ 8 त्रिकोण की 8 दिशाओं के समान है और ऐसा लगता है कि ये 2 आपस में जुड़ी हुई कांस्य गेंदें इन 8 दिशाओं में से 2 हैं। सार्वभौमिक स्थानिक निर्देशांकों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली समन्वय प्रणाली आमतौर पर 7 आयामी अंतरिक्ष के सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में, संख्याओं के केवल 7 सेटों के साथ यूनिवर्सल स्टूडियो के भीतर अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु के निर्देशांक चिन्हित किए जा सकते हैं। ड्रैगन वंश की पैतृक भूमि का स्थान 8 निर्देशांकों के समूह का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। निर्देशांकों के इस अतिरिक्त समूह का उद्देश्य क्या है, या क्या इस निर्देशांक प्रणाली में कोई और रहस्य छिपा है? वांग हाओ को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। लंबे समय तक कांसे के गोले का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्हें कोई और बदलाव नहीं दिखा और अंत में उन्होंने कांसे के गोले को वापस नीले ड्रैगन स्पेस में रख दिया और उसे अनदेखा कर दिया। 3 घंटे बाद उन्होंने आसपास बिखरे हुए अंतरिक्ष यान के मलबे को इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया। वांग हाओ धीरे धीरे पास के एक ग्रह की ओर उड़ गया। ये ग्रह पूरी तरह से नीले रंग का है और दिखने में पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। ये पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। इसकी सतह का 63% भाग महासागरों से ढका हुआ है और इसमें एक पूर्ण वायुमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। इस समय वांग हाओ ग्रह के वायुमंडल से 38 मिलियन किलोमीटर से अधिक दूर था। उसने टेलीपोर्ट किया और साथ ही उड़ान भरी और उसे अंततः ग्रह के निकट पहुंचने में 4 दिन लगे। वांग हाओ काफी भाग्यशाली था कि यह ग्रह आबाद था और इसकी सभ्यता पृथ्वी की सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत थी। यह अंतरिक्ष बंदरगाह कई विशाल युद्धपोतों और नागरिक अंतरिक्ष यानों का घर है। जब वांग हाओ नामक इस अज्ञात व्यक्ति ने इस ग्रह के अंतरिक्ष बंदरगाह में प्रवेश किया, तो यह उम्मीद की जा रही थी कि कुछ परेशानी होगी। अप्रत्याशित रूप से पास पंजीकृत करने के लिए काफी मात्रा में स्टार कॉइन खर्च करने के बाद उन्हें ग्रह में प्रवेश करने की अनुमति सफलतापूर्वक मिल गई। ग्रह में प्रवेश करने के बाद दानव आत्मा ने एक बार फिर अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करते हुए पूरे ग्रह के अंतरतारकीय नेटवर्क में घुसपैठ की। नेटवर्क पर मौजूद जानकारी के माध्यम से वांग हाओ ने ग्रह के बारे में सामान्य जानकारी शीघ्रता से प्राप्त कर ली। इस ग्रह को मूल रूप से आयोनिया कहा जाता था, जो मिल्की वे और डैनो प्रणाली से बहुत दूर क्योटिक स्टारफील्ड और वॉचर स्टार सी के किनारे पर स्थित था। ये ग्रह उस परित्यक्त तारे से कम 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है जिसे दुष्ट तारा आत्मा ने नष्ट कर दिया था, और यह वॉचर तारा सागर और कॉन्करा तारा सागर द्वारा अलग किया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गोल्डन ड्रैगन के जबरदस्ती छलांग लगाने के बाद यह इतने दूर के तारामंडल में पहुंच जाएगा, लेकिन शुक्र है यह अभी भी अल्फा ब्रह्मांड का क्षेत्र है और यह सुपर फोर्ट्रेस से ज्यादा दूर नहीं है। अब हमारा मुख्य कार्य एक अंतरिक्ष यान खरीदना और फिर सुपर किले में वापस लौटना है। मुझे आश्चर्य है कि डू सन्नियांग, कियांगे, नामी, म्यू किंग और लेई पेंग कैसा कर रहे हैं, क्योंकि सुपर फोर्ट्रेस का नेटवर्क पूरे अल्फा ब्रह्मांड से स्वतंत्र एक आभासी नेटवर्क है, इसलिए दानव आत्मा भी हीरो सिटी से जुड़ने में असमर्थ है। 1 घंटे बाद वांग हाओ ने स्थानीय ग्रह निवासी के कपड़े बदले और स्टार मर्चेंट गिल्ड नामक एक अंतरतारकीय व्यापारी संघ में प्रवेश किया। ये गिल्ड इस ग्रह पर सबसे बड़ा है और कहा जाता है कि आप पैसे से ब्रह्मांड में कुछ भी खरीद सकते हैं।
वे तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप नवीनतम सैन्य श्रेणी के युद्धपोत भी हासिल कर सकते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पूरी दुनिया के 1/3 से अधिक उद्योग इस वाणिज्य मंडल के पीछे मौजूद रहस्यमय मुखिया द्वारा नियंत्रित हैं। उस रहस्यमय बॉस की पहचान काफी रहस्यमय है। वह शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है और वाणिज्य मंडल में तो लगभग कभी नहीं आता। स्टार मर्चेंट गिल्ड के स्टोर लगभग पूरे ओनिया ग्रह पर फैले हुए हैं और वांग हाओ इसके सबसे बड़े मुख्यालय में दाखिल हुआ। ये पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा के ऊपर लटका हुआ एक आकाश नगर था, जिसका क्षेत्रफल 3 मिलियन वर्ग मीटर से कम नहीं था और जिसकी सबसे ऊंची इमारत 3000 मीटर से कम नहीं थी। ये कल्पना करना मुश्किल है कि आसमान में बसा ये शहर, जो देखने में किसी शहर जैसा लगता है, वास्तव में इस तारा में वाणिज्य मंडल का मुख्यालय है। वांग हाओ ने किराए के स्पेस शटल में सवार होकर सिटी ऑफ स्टार्स नामक आकाश नगरी में प्रवेश किया। फिर उन्होंने स्पेस शटल को सबसे ऊंची इमारत के ठीक सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने वांग हाओ को झोंगक्सिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय में पहुंचाया। वांग हाओ को ले जाने वाली व्यक्ति एक कर्मचारी थी, एक लड़की जो देखने में लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उस लड़की के लंबे चांदी जैसे बाल थे और उसका शरीर आकर्षक था। उसका पूरा शरीर चांदी के धातुई चमड़े के वस्त्र से ढका हुआ था और उसके स्तन उभरे हुए और सुडौल थे। उसके कपड़ों पर बेहद खूबसूरत कढ़ाई की गई थी, जिसे देखकर एक आम इंसान पहली नज़र में उसे सजावट ही समझेगा। हालांकि वांग हाओ ने पाया कि यह इतना आसान नहीं था। चमड़े की जैकेट पर लगे ये धातु के अलंकरण वास्तव में एक बेहतरीन रून कवच का निर्माण करते थे। ये लड़की बहुत कम बोलती थी और उसका व्यवहार बेहद ठंडा था, जिसके कारण अधिकांश ग्राहक बिना किसी झिझक के उससे दूर रहते थे। खासकर वो बर्फीली आंखें, 2 घातक खंजरों की तरह, जो लोगों को दूर रहने पर मजबूर कर देती हैं। वांग हाओ को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात ये थी कि लड़की के चेहरे पर लगे मास्क ने उसकी नाक, उसके चेहरे का आधा हिस्सा और ठोड़ी को पूरी तरह से ढक रखा था। क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कोई खूबसूरत औरत नहीं देखी? इस भावपूर्ण सुंदरी ने वांग हाओ से सबसे पहले यही वाक्य कहा। ऐसा लगता है कि वांग हाओ के बारे में दूसरे पक्ष की पहली धारणा बहुत दोस्ताना नहीं थी, लेकिन वांग हाओ का चेहरा इतना मजबूत था जैसे कोने पर खड़ी शहर की दीवार, और स्वाभाविक रूप से उसने कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई। मैं कुछ देख नहीं रहा था, मुझे बस जिज्ञासा थी, आखिर तुम कितने बदसूरत हो? दिन दहाड़े अपना बदसूरत चेहरा क्यों छुपाते हो और किसी को दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? वांग हाओ ने भी पीछे न रहने की भावना से व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। चुप रहो। उस निर्मम सुंदरी ने वांग हाओ को गुस्से से घूरा और उसकी दाहिनी बांह की लटकती आस्तीन से एक ठंडी रोशनी निकली। फिर वह ठंडी रोशनी तेजी से चमकी और वांग हाओ की गर्दन की ओर वार किया। हे भगवान! वांग हाओ अचानक सतर्क हो गया। एक तलवारबाज होने के नाते वह एक नज़र में ही समझ गया कि लड़की की तलवारबाजी उत्कृष्ट थी, न केवल दिखावे के लिए, बल्कि वह वास्तव में एक माहिर तलवारबाज थी। नहीं, जोसेन सी को एक उत्कृष्ट तलवारबाज होना चाहिए। दुर्भाग्यवश उसका सामना वांग हाओ से हो गया, जिसकी तलवारबाजी उससे भी बेहतर थी। हालांकि वांग हाओ का चाकू निकालने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने ऐसा नाटक किया कि उसके जूतों के फीते ढीले हैं और उन्हें बांधने के लिए नीचे झुक गया। ओह, मेरे जूते के फीते खुल गए, मुझे बहुत खेद है। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ का अपने जूतों के फीते बांधने के लिए धीरे से झुकना दरअसल उस निर्मम सुंदरी के गर्दन पर मंडराते हुए वार को टालने में कामयाब रहा। उस निर्मम सुंदरी ने अपना पहला वार चूक दिया और चेहरे पर उलझन के भाव के साथ एक हल्की सी हैरानी भरी आवाज निकाली। हालांकि दूसरी बार कोई कट नहीं लगाया गया। अरे, तुम हो कौन? जो भी मेरे हमलों से बच सकता है, इरेलिया, वो कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वांग हाओ ने भ्रमित होने का नाटक किया, अपने जूतों के फीते बांधे, सीधा खड़ा हुआ, चारों ओर देखा और फिर अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, सुंदर महिला, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? _CCHZ
स्टॉप्ड अध्याय 677 एक गहरी गलतफहमी। जांच करने पर वांग हाओ एक लापरवाह, अभिमानी और खर्चीला प्लेबॉय प्रतीत हुआ। इरेलिया ने भौहें चढ़ाईं। कोई बात नहीं, मैंने शायद गलत पढ़ लिया होगा। आप क्या खरीदना चाहते हैं? इरेलिया को लगा कि वांग हाओ उसी तरह का अयाश है जिसने पहले भी अनगिनत लोगों को डराकर भगा दिया था, और स्टार मर्चेंट गिल्ड में आने का उसका मकसद चीजें खरीदना नहीं बल्कि लड़कियों को पटाना था। इसलिए वांग हाओ का लहजा कुछ हद तक ठंडा हो गया और उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी। ये सब स्वाभाविक रूप से वांग हाओ की नज़रों से नहीं बच पाया। मैं एक अंतरिक्ष यान खरीदना चाहता हूँ, अधिमानता सैन्य श्रेणी का। मेरी एकमात्र शर्त यह है कि यह तेज होना चाहिए, जितना तेज हो उतना अच्छा। इरेलिया ने वांग हाओ को तिरस्कार भरी नज़र से देखा और मन ही मन सोचने लगी, कमीना, वह जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। जब इरेलिया ने उस महिला सहकर्मी के बारे में सोचा, जिसके बारे में उसने सुना था कि उसे अक्सर अंतरिक्ष यान खरीदने वाले ग्राहकों द्वारा अनुचित मांगों का सामना करना पड़ता था, तो उसने वांग हाओ को पूरी तरह से एक तुच्छ, दिखावटी रूप वाला और निर्दयी बदमाश करार दिया। हालांकि सबके सामने होने के कारण इरेलिया सीधे तौर पर उसका पर्दाफाश नहीं कर सकती थी। एक बार जब हम अंतरिक्ष यान के अंदर पहुंच जाएंगे, अगर इस बदमाश ने मुझ पर हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले उसके हाथ पैर काट डालूंगी। इरेलिया ने मन ही मन गुस्से से कसम खाई। अरे सुंदरी, मुझे जल्दी है। क्या तुम जल्दी कर सकती हो? वांग हाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वांग हाओ की बातें सुनकर इरेलिया ने अपनी मुठियां भींची और खोली। सच में, अंतरिक्ष यान खरीदने की इतनी जल्दी किसे होगी? ये आदमी जरूर लड़कियों को पटाने आया होगा। अगर इसने कोई अनुचित मांग की तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि इसकी कोई संतान न रहे। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ को यह नहीं पता था कि इस खूबसूरत हसीना के दिल में उसे पहले से ही पूरी तरह से एक प्लेबॉय का दर्जा मिल चुका था। 10 मिनट बाद दोनों खुले आसमान वाले हैंगर में पहुंचे। ये हैंगर पूरे सिटी ऑफ स्टॉर्स के 2/3 से अधिक हिस्से पर कब्जा करता है। हेलीपैड को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार और मॉडल के नागरिक अंतरिक्ष यान और यहां तक कि विभिन्न प्रकार के सैन्य युद्धपोत भी प्रदर्शित किए गए हैं। दोनों ने पहले से अंतरिक्ष यान को सीधे देखने के बजाय वर्चुअल लॉबी में जाकर देखा। वर्चुअल लॉबी एक अंतरिक्ष यान के 100% यथार्थवादी सूक्ष्म मॉडल का अनुकरण कर सकती है। स्टार मर्चेंट गिल्ड द्वारा बिक्री और निजी अनुकूलन के लिए उपलब्ध सभी अंतरिक्ष यानों का संग्रह यहां केंद्रीय क्रिस्टल ब्रेन डेटाबेस में संग्रहित है। ग्राहक यहां अपनी पसंद का अंतरिक्ष यान मॉडल पहले से चुन सकते हैं और मॉडल चुनने के बाद सीधे ऑर्डर दे सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे अंतरिक्ष यान को देखने और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए हेलीपैड पर जाने का अनुरोध कर सकते हैं। हमारी स्टार मर्चेंट गिल्ड वर्तमान में 100,000 विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान बेचती है और हम उनमें से 10 लाख से अधिक को अनुकूलित भी कर सकते हैं। बस आप अंतरिक्ष यान का मॉडल और पैरामीटर प्रदान करें, हम इसे कम से कम समय में संशोधित कर देंगे। इरेलिया ने कुछ अधीरता से कहा। ओह, मैं समझ गया। मुझे अपने 10 सबसे तेज अंतरिक्ष यानों के डेटा मॉडल भेजो, वांग हाओ ने कहा। वांग हाओ के सज्जन होने के दिखावे को देखकर इरेलिया को पाखंडी और घृणा महसूस हुई। फिर भी कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर उसने दांत पीसकर वांग हाओ के अनुरोध के अनुसार 10 सबसे तेज अंतरिक्ष यान चुने और उन्हें भेज दिए। कुछ ही देर में वांग हाओ के सामने अंतरिक्ष यानों के हथेली के आकार के 10 3D मॉडल तैरने लगे। मॉडल के शीर्ष पर अंतरिक्ष यान के बुनियादी मापदंड प्रदर्शित किए गए हैं। भार वहन क्षमता, आयतन, अधिकतम गति, अधिकतम छलांग दूरी, नल स्तर, ऊर्जा खपत स्तर, हथियार प्रणाली, पायलट प्रणाली, बुनियादी आंतरिक संरचना, रखरखाव की स्थिति आदि। वांग हाओ को सिर्फ सबसे तेज गति की परवाह थी। बाकी आंकड़े चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, वे उसके लिए महज दिखावे की चीजें थीं। वांग हाओ के लिए यहाँ बिकने वाले अंतरिक्ष यान बिल्कुल बेकार हैं। सभी 10 मॉडलों को देखने के बाद वांग हाओ बहुत निराश हुए। यहाँ तक कि सबसे तेज जहाज ऑस्प्रे भी
सामान्य समुद्री यात्रा की परिस्थितियों में प्रकाश की गति से केवल 10 गुना गति तक ही पहुंच सकता है। यात्रा के समय के हिसाब से देखें तो यहाँ से उस विशाल किले तक पहुंचने में कम से कम 3 साल लगेंगे। ये गोल्डन ड्रैगन से 1000 गुना से भी ज्यादा धीमा है। वांग हाओ को महाकिले तक ले जाने के लिए सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए अंतरिक्ष यान की तुलना में ये सैकड़ों गुना धीमा था। वांग हाओ के लिए 3 साल बहुत लंबा समय है। क्या इससे भी तेज कोई अंतरिक्ष यान है? कीमत कोई मुद्दा नहीं है, मुझे जल्दी है। वांग हाओ के अभिमानी रवैये से इरेलिया बहुत नाखुश थी। अब तो धमाका होने ही वाला है। अचानक उसके दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। कोई उससे टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर रहा था। लिया, उसकी बात मान लो, उसकी सारी शर्तें मान लो, उसे वह एंजल बेच दो जो अभी अभी बनकर तैयार हुई है। अपने मन में उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर इरेलिया को थोड़ा अविश्वास हुआ। उसने मन ही मन कहा, बहन, यह आदमी तो साफ तौर पर बदमाश है। उसे इतना अच्छा अंतरिक्ष यान बेचना सरासर फिजूल खर्ची है। और तो और शायद वो इसे खरीद भी ना पाए। वो एंजल तो डेमासिया के तीसरे राजकुमार के लिए जन्मदिन का तोहफा है। 3 महीने बाद हम उसे क्या तोहफा देंगे? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो। ... इरेलिया गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह पहले से ही अपने सामने खड़े लड़के से चिढ़ चुकी थी और अब जब बड़ी बहन ने उसे चुप करा दिया था तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था। लेकिन जब उसने उस बड़ी बहन के साथ लगाई गई शर्त के बारे में सोचा तो उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिल्कुल सही समय। हमारे गिल्ड ने अभी अभी एक उच्च श्रेणी के युद्धपोत का निरीक्षण किया है। यह एंजल श्रेणी का युद्धपोत विशेष रूप से सेना के ड्रैगनॉट्स श्रेणी के युद्धपोत मानकों के अनुसार संशोधित किया गया है। इसका पूरा ढांचा और आधार T13 मिश्र धातु से बना है, जो बिना विकृत हुए मानक गुरुत्वाकर्षण से 800 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण का सामना करने में सक्षम है। यह 31,000 मीटर लंबा और 6,300 मीटर चौड़ा है। सामान्य नेविगेशन के तहत इसकी अधिकतम गति 120 प्रकाश वर्ष है और अधिकतम वार्प दूरी 2 गीगालाइट वर्ष है। इस अंतरिक्ष यान के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये काफी तेज है? इरेलिया ने उदास होकर कहा। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, आंकड़ों पर एक नज़र डाली और कहा, ठीक ठाक। क्या आपके पास यहाँ कोई तेज गति वाला अंतरिक्ष यान नहीं है? वांग हाओ ने मन ही मन हिसाब लगाया कि अगर अंतरिक्ष यान पूरी गति से भी यात्रा करे तो भी सुपर किले तक पहुंचने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, जो कि थोड़ा लंबा समय है। क्या तुम्हें समझ भी आया? ये युद्धपोत एक उच्च श्रेणी का युद्धपोत है जिसे हमने फिगर कंपनी से कस्टमाइज करवाया है। ये पूरे अल्फा ब्रह्मांड का सबसे तेज युद्धपोत है। इसकी कीमत 500 ट्रिलियन स्टार कॉइन है। क्या तुम इसे खरीदोगे या नहीं? अगर नहीं तो दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे दिखावटी अयाशों से सबसे ज्यादा नफरत है। इरेलिया ने साफ साफ बता दिया है, उसका वांग हाओ की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है। वांग हाओ ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने मुझे एक शातिर, स्वार्थी अमीर बच्चे के रूप में गलत समझा है। क्या तुम भी उनमें से एक नहीं हो? इरेलिया ने तिरस्कार भरी नजर से पूछा। वांग हाओ ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वैसे तो तुम्हारा शरीर अच्छा है, लेकिन तुम बहुत बदसूरत होगे, वरना अपना चेहरा क्यों ढकते? मैं कंजूस नहीं हूँ जो कुछ भी खा लेता है। 0 BQ स्टॉप्ड अध्याय 678 एंजल बैटलशिप। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? यह अपमानजनक है। इरेलिया एक दहाड़ती हुई शेरनी की तरह दहाड़ी, उसकी भयंकर दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। तुरंत ही आसपास की विभिन्न जातियों के कई कुलीन लोगों ने उस आवाज का पीछा करते हुए अपनी निगाहें इरेलिया की ओर मोड़ लीं। इतने सारे लोगों के सामने इरेलिया शर्म से लाल हो गई और गुस्से में आकर उसने वांग हाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगर वो थप्पड़ सही जगह पर लगा होता तो बहुत ही विनाशकारी होता। कम से कम
सैकड़ों लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर एक दुखद पात्र बनना तो जरूरी है। इरेलिया भी बेहद गुस्से में थी, अन्यथा वह अपनी कुशल तलवारबाजी को छोड़कर एक आम महिला की तरह नखरे दिखाते हुए उसे लापरवाही से थप्पड़ न मार देती। स्नैप! ठीक उसी समय जब सबको लगा कि थप्पड़ वांग हाओ के चेहरे पर पड़ने वाला है, लेकिन तभी वांग हाओ ने अपना चेहरा ढकने के लिए हाथ बढ़ाया और थप्पड़ वांग हाओ की हथेली पर जोर से पड़ा। आह! बहुत दर्द हो रहा है। इरेलिया चीख पड़ी और तुरंत बिजली की गति से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी पूरी हथेली पहले से ही लाल और सूजी हुई थी। वांग हाओ पर जो हथेली का प्रहार हुआ वह ऐसा लगा मानो किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। सदमे से उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया और उसकी हथेली तुरंत लाल और सूज गई। इस दृश्य को कई धनी युवकों ने देखा, जिन्होंने इरेलिया को बहकाने की कोशिश की थी लेकिन अंततः असफल रहे, और उन सभी ने वांग हाओ को थम्स अप दिया। हर कोई वांग हाओ को अपना आदर्श मानता है। हालांकि कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो गुप्त रूप से इरेलिया से प्यार करते हैं। जब वे अपनी देवी को प्रताड़ित होते देखते हैं तो वे इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनका खून खौल उठता है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रांसिस इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस इरेलिया को गुस्सा दिलाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं, फ्रांसिस, तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर हिम्मत है तो चलो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हार गए तो फिर कभी मिस इरेलिया के पास आने की इजाज़त नहीं। फ्रांसिस ने संघीय मानक नीली सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और मेजर जनरल के पद पर थे, लेकिन वे 30 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं दिखते थे, स्पष्ट रूप से एक होनहार युवा सैन्य नेता। वांग हाओ ने आंखें सिकोड़कर मेजर जनरल की ओर देखा। उसके पास 7वें स्तर के नौसिखिए जितनी ताकत थी, लेकिन उसका शरीर अस्थिर था और निचला हिस्सा भी असंतुलित था। ये स्पष्ट था कि उसने किसी औषधि से अपनी ताकत बढ़ाई थी। हालांकि उसने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसमें एक सैनिक की खूंखार प्रवृत्ति का अभाव था। स्पष्टतः वह एक कुलीन सैनिक था जो परिवार की सौभाग्यशाली स्थिति के कारण सत्ता में आया था, लेकिन उसने कभी युद्ध के मैदान में जीवन और मृत्यु के अनुभव का सामना नहीं किया था। वांग हाओ को इस तरह के व्यक्ति से घोर घृणा थी। भाई जू टोन की तुलना में तो वह बिल्कुल अलग है। भाई कियांग भी इस नाजुक से 1000 गुना बेहतर है। जब इरेलिया ने नवागंतुक को देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और ऐसा लगा जैसे उसे उस मेजर जनरल से घृणा हो रही हो जो खुद को फ्रांसिस कहता था। युवा मास्टर फ्रांसिस, मुझे तुम पसंद नहीं हो। भूल जाओ। मुझे, इरेलिया को, ऐसे महान नायक पसंद हैं जो युद्ध में उतरकर दुश्मनों को मार गिराने का साहस रखते हैं, न कि तुम्हारे जैसे डरपोक जो सिर्फ इत्र लगाते हैं और सारा दिन पार्टियों और मौज मस्ती के स्थानों में बिताते हैं। इरेलिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मानो उस व्यक्ति की मोहक आंखों को देखकर उसे घृणा हो रही हो। उसने अपनी बहनों से फ्रांसिस के कई प्रेम प्रसंगों के बारे में बहुत कुछ सुना था। बेशक ऐसी अफवाहें भी थीं कि वह 30 साल की उम्र से पहले ही फेडरेशन में मेजर जनरल के पद तक पहुंच गया था, और यह सब उसकी चापलूसी और स्त्री प्रसंग के हुनर के कारण संभव हुआ था। ओह टिल्डा, मेरी प्यारी मिस इरेलिया, आपके द्वारा मुझे, फ्रांसिस, को गलत समझने से मेरे युवा और भोले भाले दिल को बहुत दुख पहुंचा है। जिस पल मैंने आपकी उदास आंखें देखी, उसी पल से मैं आपसे बेइंतहा प्यार करने लगा। आह टिल्डा, मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा हूँ। कामदेव के बाण ने मेरे दिल को भेद दिया है। मेरा दिल खून से लथपथ है। अगर मैं तुम्हें हर दिन न देखूं तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरा दिल लगातार दर्द से तड़पने लगता है। वांग हाओ ने भौहें चढ़ा ली। सामने बैठे व्यक्ति द्वारा सुनाए जा रहे लंबे, घिनौने कबूलनामे को सुनकर उसे मतली महसूस हुई। वांग हाओ अब और संयम नहीं रख सका और अपने सामने खड़े इस प्रेम संत को लात मारकर दूर भगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई वांग हाओ से भी तेज गति से काम करेगा। अचानक इरेलिया हरकत में आई और उसने अपने प्रतिद्वंदी की छाती पर जोरदार लात मारी। दोनों ही चिया 7 योद्धा थे, इसलिए इरेलिया की लात सटीक, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरी थी।
एक ही लात से उसने 180 पाउंड से अधिक वजन वाले उस व्यक्ति को 20 मीटर से अधिक दूर फेंक दिया, जो कांच की दीवार तोड़कर 100 मीटर ऊंचे हेलीपैड से नीचे गिर गया। उसका क्या हुआ, यह अज्ञात है। इरेलिया के हिंसक प्रलाप को देखकर उसके प्रति भावनाएं रखने वाले अन्य पुरुष तुरंत चुप हो गए, मुंह फेर लिया और अपनी अपनी माताओं के पास घर चले गए। इरेलिया ने अचानक अपना सिर घुमाया, वांग हाओ की ओर देखा और गुस्से से कहा, क्या देख रहे हो? अगर तुमने उस बच्चे की तरह लापरवाही करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी लात मारकर गिरा दूंगा। ये कहने के बाद उसने अपनी लाल और सूजी हुई हथेलियों को रगड़ा, लेकिन मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इस आदमी की आभा पूरी तरह से दबी हुई है, इसकी असली ताकत का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसका शरीर पत्थर की तरह सख्त है, ये बहुत गुस्सा दिलाता है। मेरे हाथ, उफ, ये तो सूज गए हैं। इस हंगामे के बाद इरेलिया ने वांग हाओ को और अधिक परखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह उदास होकर उसे हेलीपैड तक ले गई। आम ग्राहकों को दिखाए जाने वाले अंतरिक्ष यान केवल 3 मंजिला हेलीपैड पर प्रदर्शित साधारण मॉडल हैं। स्टाररी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उच्च स्तरीय ग्राहकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए निजी युद्धपोत वास्तव में एक गुप्त अड्डे में अलग से रखे गए हैं। ये गुप्त अड्डा आयोनिया ग्रह पर एक खोखली पर्वत श्रृंखला के नीचे छिपा हुआ है, जो 100,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो 5000 मीटर लंबे 9000 सीरियस युद्धपोतों को रखने के लिए पर्याप्त है। इस भूमिगत गुप्त अड्डे के मुख्य क्षेत्र संख्या 1 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल कारखाने के भीतर केवल एक विशाल स्वर्ण रंग का युद्धपोत था, जो बिल्कुल अकेला खड़ा था। यह एंजल युद्धपोत है, जिसने अभी अभी अपने स्वीकृति परीक्षण पूरे किए हैं और 3 महीने में इसकी डिलीवरी निर्धारित है। ये युद्धपोत मूल रूप से एक जन्मदिन का उपहार था जिसे स्टार मर्चेंट गिल्ड डब्ल्यू जाओशन ओम ने 3 महीने बाद डैनो प्रणाली के एक राजकुमार को देने की योजना बनाई थी। हमारा लक्ष्य डैनो तारा प्रणाली में स्टार मर्चेंट्स एसोसिएशन से सबसे अनुकूल व्यापार शर्तें प्राप्त करना है। ये युद्धपोत ड्रेडनोट का एक विशेष रूप से संशोधित संस्करण है, जो फिगर कंपनी द्वारा निर्मित एक उच्च श्रेणी का रून युद्धपोत है। पूरे बदलाव की प्रक्रिया में मूल रूप से इमारत को सोने के रंग से रंगना, कुछ हथियार प्रणालियों, गोला बारूद डिपो और हेलीपैड को हटाना और इसे मनोरंजन और अवकाश स्थलों में बदलना शामिल था। अंतरिक्ष सज्जा भी बेहद आलीशान थी। अंतरिक्ष यान के मुख्य ढांचे और विद्युत प्रणाली में मूल रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ था। आखिरकार फिगर कंपनी के इस तरह के अत्याधुनिक तकनीकी उत्पाद को किसी भी निजी संस्थान या तकनीशियन द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसमें फिगर कंपनी की कई पेटेंट तकनीकें शामिल हैं। संघीय पेटेंट संरक्षण अधिनियम के अनुसार सैन्य क्षेत्रों से संबंधित विशेष पेटेंटकृत प्रौद्योगिकियों के लिए कोई भी निजी व्यक्ति या अनुसंधान संस्थान पेटेंट धारक की अनुमति के बिना उनमें संशोधन या रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। 0 BQ स्टॉप्ड अध्याय 679 सितारों का व्यापारी संघ। संघीय कानून पेटेंट उल्लंघन के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान करता है। इसलिए इस एंजल क्लास युद्धपोत में किए जाने वाले संशोधन में केवल कुछ बाहरी दिखावटी बदलाव शामिल हो सकते हैं, जिसमें किसी भी पेटेंट तकनीक को बदला नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ अनावश्यक सैन्य इकाइयों को भंग कर दिया गया, रहने के क्षेत्रों का विस्तार किया गया और मनोरंजन सुविधाओं को जोड़ा गया। नवीनीकरण प्रक्रिया लगभग 6 महीने तक चली और केवल आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त सामग्रियों का मूल्य ही 10 ट्रिलियन स्टार कॉइन से कम नहीं था। इसका नवीनीकरण वास्तव में एक उच्च स्तरीय विलासितापूर्ण अंतरतारकीय क्रूज जहाज के स्तर तक किया गया था। तो क्या आप इस अंतरिक्ष यान से संतुष्ट हैं? मैं आपको केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही दिखा सकता हूँ। यदि आप कोर कंट्रोल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको 10% जमा राशि यानी 5 ट्रिलियन स्टार कॉइन का भुगतान करना होगा। इरेलिया ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, संघ के तथाकथित शीर्ष 10 कॉर्पोरेट परिवारों को भी 5 ट्रिलियन स्टार सिक्कों के बारे में 2 बार सोचना पड़ेगा। ये बेस ग्रुप के 1 साल के कुल मुनाफे के बराबर है और यह विक्रय मूल्य का केवल 10% है।
500 ट्रिलियन स्टार कॉइन्स गैलेक्टिक फेडरेशन के एक शीर्ष परिवार की कुल संपत्ति के बराबर है। लेकिन इस रहस्यमय स्टार मर्चेंट गिल्ड ने इतनी बड़ी संपत्ति उपहार के रूप में दे दी। ये तथ्य कि झोंगक्सिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतनी बड़ी रकम खर्च करने में सक्षम है, इसके अपार संसाधनों को दर्शाता है। इसके अलावा ये तथ्य कि कंपनी को फिगर कंपनी द्वारा युद्धपोतों में संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया था, ये दर्शाता है कि दोनों कंपनियों के बीच संबंध असाधारण हैं। वांग हाओ ने एंजल श्रेणी के युद्धपोत की विभिन्न प्रदर्शन विशिष्टताओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। अंतिम निर्णय 3 मिनट बाद लिया गया। कोई बात नहीं, मैं इस अंतरिक्ष यान से जाऊंगा। वांग हाओ का निर्णय निर्णायक और बिना किसी झिझक के था। वांग हाओ को इतनी आसानी से एंजल को खरीदने का फैसला करते देख इरेलिया अविश्वास से मुंह खुला रह गई। ठीक है, जल्दी करो और इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करो। भुगतान हो जाने के बाद ये युद्धपोत तुम्हारा हो जाएगा। इरेलिया ने थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि के साथ कहा, ठीक है, दिखावा करते रहो। अगर बाद में हमारे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हुए तो हम तुम्हें किसी गुलाम ग्रह पर खनन के लिए बेच देंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने अनुबंध पर एक नज़र डाली और उसमें लिखी सभी 3000 शर्तों को पढ़ लिया। बिना किसी आपत्ति के उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उनके डीएनए हस्ताक्षर की छाप रह गई। वांग हाओ। इरेलिया ने चुपचाप नाम याद कर लिया। अगर मैं बाद में भुगतान नहीं कर पाई तो मैं इस लड़के को कुछ दिनों के लिए अपना गुलाम बनाकर अपना गुस्सा निकालूंगी। इससे निपटने के बाद मैं इसे खनन के लिए किसी ग्रह पर भेज दूंगी। इरेलिया ने अपने 2 नुकीले दांत दिखाए। मेरे पास तो नकदी नहीं है। वांग हाओ को अचानक एहसास हुआ कि उसके यूनिवर्स बैंक खाते में मौजूद धनराशि 500 ट्रिलियन स्टार कॉइन्स का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं लग रही थी। वांग हाओ के पास पैसे न होने की बात सुनकर इरेलिया ने तुरंत उसके सामने से इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध छीन लिया और अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान बिखेरी। हे कमीने, देखते हैं इस बार तुम मुझसे कैसे लड़ते हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, है ना? तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो अनुबंध के अनुसार तुम्हें अपनी आज़ादी से इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या ये कोई गड़बड़ है क्या? मैंने तो बस इतना कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसके लिए दूसरी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने गिल्ड लीडर को बुलाओ, मेरे पास बेचने के लिए खजानों का एक जत्था है, जो इस एंजल युद्धपोत के लिए काफ़ी होगा। वांग हाओ अपने द्वारा तैयार की गई मज्जा शुद्धिकरण गोलियों का उपयोग कर्ज चुकाने के लिए करना चाहता था। उसका अनुमान था कि 3 से 5 गोलियां बेचने से एंजल जहाज की लागत पूरी हो जाएगी। वांग हाओ के लापरवाह और घमंडी रवैये को देखकर इरेलिया बेहद नाराज हुई। हालांकि ये याद रखते हुए कि उसकी बहन ने अभी अभी उसे इस लड़के की हर बात मानने की याद दिलाई थी, उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, तुम रुको। बदमाश, मैं सोराका को लेने जा रहा हूँ। अगर तुमने कोई चाल चली या इनकार किया तो ओनिया से सुरक्षित निकलने के बारे में सोचना भी मत। वांग हाओ 2 तरह के लोगों से संवाद करने में सबसे कम सक्षम है, बच्चे और महिलाएं। वांग हाओ अपने सामने खड़ी विचित्र स्वभाव वाली नकाबपोश लड़की को देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गया। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी एक खूबसूरत गाउन पहने एक युवती धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। ये काले बालों वाली महिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष प्रतीत होती है। उसकी त्वचा गोरी है, वह एक अनोखी काली लिपस्टिक लगाती है, उसकी भौहें विलो के पत्तों जैसी घनी हैं और उसकी आंखें चमकीली हैं, और उसका स्वभाव असाधारण और परिष्कृत है। जैसे ही आप 10 मीटर के दायरे में आते हैं, ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य प्राणी पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो और एक अलौकिक आभा चारों ओर फैल जाती है। यह महिला भी वास्तव में 9वें स्तर की विशेषज्ञ है। उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव में कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हो रही है। कितना अजीब है। वांग हाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सोराका की भावना भी वांग हाओ जैसी ही थी। स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संस्थापक के रूप में यह महिला, जो देखने में केवल 30 वर्ष की लगती है, वास्तव में लगभग 200 वर्ष की है।
वांग हाओ को अपनी दूसरी पहचान से शायद थोड़ी अधिक परिचितता महसूस हो सकती है। सोराका ग्रह आयोनिया पर स्टार काउंसिल की एकमात्र सदस्य है और पूरे अल्फा ब्रह्मांड में मौजूद कुछ गिने चुने मानव संतों में से एक है। हालांकि लेडी सोराका आमतौर पर बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और स्टार मर्चेंट गिल्ड की व्यावसायिक गतिविधियों में उन्हें देखना भी दुर्लभ है। परिणामस्वरूप पूरे स्टाररी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लगभग किसी भी कर्मचारी को यह नहीं पता था कि उनका अध्यक्ष कौन है। जब सोराका इन कर्मचारियों के सामने खड़ी हुई, तब भी उनमें से लगभग किसी ने भी उसे स्टॉस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य के रूप में नहीं पहचाना। बेशक, एक अपवाद है। इरेलिया अपवाद थी। सोराका, तुम खुद यहाँ क्यों आई हो? क्या हमने कोई शर्त नहीं लगाई थी? तुम्हें मेरे काम में दखल देने की इजाज़त नहीं थी। और इस लड़के ने अपना वादा तोड़ दिया। सोराका, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। जल्दी से इसे पकड़ो, इसमें एक स्लेव चिप लगा दो और फिर मुझे खुद इसे खनन ग्रह पर खनन के लिए भेजने दो। सोराका ने भौहें चढ़ाईं, इरेलिया की ओर देखा और फिर वांग हाओ की ओर दोबारा देखा। फिर उसने थोड़ी क्षमा प्रार्थी निगाहों से वांग हाओ की ओर देखा। मास्टर वांग हाओ, मुझे बहुत खेद है, मैं कुछ निजी मामलों में व्यस्त हो गया था। मुझे वास्तव में खेद है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सका। कृपया बुरा न माने, मास्टर। उन्हें सीधे मास्टर कहकर संबोधित किया जाना, और वह भी उनके दिए गए नाम से। वांग हाओ कुछ हैरान थे। क्या वह इतने सुंदर हो सकते हैं कि ब्रह्मांड में हर कोई उन्हें जाने? वांग हाओ ने मन ही मन सोचा, दिखावा करने की कोशिश करते हुए। क्या आप मुझे जानते हैं? वांग हाओ ने हैरानी से पूछा। मास्टर वांग हाओ, आपकी प्रतिष्ठा अब अल्फा ब्रह्मांड के मानव तारा समाज में सभी को ज्ञात है। आप पूरी आकाशगंगा और यहाँ तक कि अल्फा ब्रह्मांड के सबसे युवा रसायनज्ञ हैं और मानव तारा समाज के सबसे युवा सदस्य भी। सोराका, आप मास्टर वांग हाओ की प्रतिभा की बहुत प्रशंसा करती हैं। कहावत है, लोग मशहूर होने से वैसे ही डरते हैं जैसे सुआ मोटे होने से डरते हैं। वांग हाओ ने अभी अभी थोड़ी प्रसिद्धि हासिल ही की थी कि एक बिल्कुल अजनबी ने उसकी प्रशंसा की, जिससे उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। शायद वह जन्म से ही प्रसिद्धि और धन दौलत को नापसंद करने वाला व्यक्ति था, और वांग हाओ अभी भी प्रशंसा और सम्मान पाने का आदी नहीं था। क्या मैंने उन बूढ़े कमीनों को 1000 बार चेतावनी दी थी कि हंगामा न करें? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी कहानी अल्फा ब्रह्मांड में इतनी जल्दी फैल जाएगी। धिक्कार है। 0 BQ स्टॉप्ड।